नमस्कार। कैसे हैं आप? आपके साथ हूँ मैं ऐश्वर्या और बहुत दिनों के बाद एक नई कहानी के साथ फिर से उपस्थित हुई हूँ। ये है एक प्रेम कहानी अक्टूबर जंक्शन, एक लघु उपन्यास जिसे लिखा है दिव्य प्रकाश दुबे ने और इस कहानी की फरमाइश करी है शांभवी मिश्रा ने। तो शांभवी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी कहानी का सुझाव देने के लिए। आप भी अगर अपनी पसंद की कोई कहानी या उपन्यास कुछ सुनना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझावों का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा लेखक का परिचय दे दूं। हालांकि दिव्य प्रकाश दुबे के मतलब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर फिर भी 8 जनवरी 1982 में जन्मे दिव्य प्रकाश दुबे का जन्म लखनऊ में हुआ था और पेशे से वो इंजीनियर हैं और इन्होंने काफ़ी सारी कहानियाँ लिखी हैं। इनके कहानी संग्रह भी काफ़ी फेमस रहे हैं। कुल मिलाकर इन्होंने 6 किताबें लिखी हैं, तो जो सभी काफ़ी अच्छी जिनका रिस्पांस रहा है। मुसाफिर कैफ़े, आको बाको, इब्ने बतूती, अक्टूबर जंक्शन जिसे कि मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए, शर्तें लागू, सारी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं और उन्होंने फ़िल्म PS1 और PS2 के लिए भी हिंदी संवाद लिखे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप इस नावल को ज़रूर पसंद करेंगे और आपकी जो भी राय और सुझाव हैं आप उनसे मुझे अवगत करवाएंगे। तो शुरू करते हैं उपन्यास अक्टूबर जंक्शन। तो अब शुरू करते हैं अक्टूबर जंक्शन, दिव्य प्रकाश दुबे का लिखा हुआ उपन्यास। हमारी 2 जिंदगियां होती हैं, एक जो हम हर दिन जीते हैं, दूसरी जो हम हर दिन जीना चाहते हैं। उस दूसरी जिंदगी के नाम। हमारे पास हर कहानी के 2 वर्जन होते हैं, एक दूसरे को सुनाने के लिए और दूसरा अपने आप को समझाने के लिए। जिस दिन हमारी कहानी के दोनों वर्जन एक हो जाते हैं उस दिन लेखक अपनी किताब के पहले पन्ने पर लिख देता है, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, उनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से लेना देना नहीं। ये एक अदना सा झूठ पूरी कहानी को सच्चा बना देता है। अगर आप इस बात को ध्यान में रखकर इस कहानी में उतरेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। सारी दुनिया दिन रात इस इंतज़ाम में है कि लोगों को कम से कम अपने अंदर झांकने की फुर्सत मिले। इस दौर में किताब पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। किताब का काम वही है जो पानी का एक छोटे से पौधे के लिए होता है। खुशबू और खूबसूरती पानी में नहीं होती, लेकिन हर पौधे को पानी में अपनी खुशबू ढूंढनी पड़ती है। इस किताब को ना लिखने की इतनी वजह इकट्ठी हो गई थी कि इस किताब को लिखना पड़ा। हर बार जब किताब शुरू करता हूँ तो ऐसा लगता है कि किताब पूरी ही नहीं हो पाएगी। कभी मैं खुद से नाराज़ हो जाता हूँ तो कभी किताब के किरदार नाराज़ नज़र आते हैं। महीनों कोई बात ही नहीं होती और फिर अचानक एक दिन सारे गिले शिकवे भूलकर हम एक हो जाते हैं, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। वैसे तो मैं इस कहानी और आपके बीच आना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि जिनका सिरा सही से पकड़ने के लिए लेखक को बीच में आना ही पड़ता है। कहानी में घुसने से पहले बस आप कुछ बातें जान लें तो बेहतर होगा। अक्टूबर जंक्शन का ख्याल मेरे पास मुसाफिर कैफ़े लिखने से पहले से था, लेकिन ये कहानी कुछ साल नाराज़ रही। मैं कुछ और कहानियाँ ढूंढता रहा, कुछ कुछ लिखता रहा और बहुत कुछ मिटाता रहा। अक्टूबर जंक्शन का ख्याल बार बार आता, लेकिन हर बार बात अधूरी छूट जाती। मुझे नहीं मालूम इतना साफ साफ लेखक को किताब के पहले पन्ने पर लिखना भी चाहिए या नहीं, लेकिन कुछ बातें लिख और बोल देना बोझ उतार देने जैसा ही होता है। मैं बहुत दिनों से ऐसी कहानी ढूंढ रहा था। ऐसी कहानी से मेरा क्या मतलब है मुझे खुद भी सही से नहीं पता। कहानियाँ लिखना ऐसे ही कुछ ना कुछ ढूंढते रहना है, जहाँ आपको बस एक धुंधला सा विश्वास होता है कि ढूंढने पर शायद कुछ मिल जाए। आखिर में मुझे बस इतना समझ में आया कि कुछ कहानियों को पढ़ने और लिखने का बस एक तरीका होता है कि हम उन कहानियों को जी लें। आप इस कहानी को जी पाएँ तो ठीक, नहीं तो इसको एक बुरा सपना मानकर भूल जाइएगा। समय एक दिन धीरे से अच्छी और बुरी दोनों कहानियों को मिटा देता है। बचते हैं कुछ लोग जो सुनी हुई कहानी को अपने हिसाब से बदलकर कहानियाँ आगे बढ़ाते रहते हैं। हर बार किताब पढ़ने के बाद लोग मुझसे पूछते हैं क्या वो सच्ची कहानी थी, और मैं हमेशा जवाब घुमा फिरा कर देता हूँ या टाल जाता हूँ। बस एक चीज़ बता सकता हूँ कि इस कहानी के किरदार सच और सपने के बीच की छोटी सी खाली जगह में मिलते हैं।
बंद मुट्ठी से खुली मुट्ठी भर ही हम जिंदगी को छू पाते हैं। बस इतना ही लेखक उस कहानी को छू पाता है जिसको वो अपने मन से कागज़ पर उतारने के लिए सालों बेचैन रहता है। मुझे उम्मीद है कि आप अक्टूबर जंक्शन पढ़ते हुए उन्हीं रास्तों से, उन्हीं सच्चाइयों से, उन्हीं गलतियों से वैसे ही गुजरेंगे जिनसे इस कहानी के किरदार गुजरे हैं। दिव्य प्रकाश दुबे, मुंबई। 10 अक्टूबर 2020, प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली। यूं तो हिंदुस्तान में किताब का लॉन्च होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आने वाली किताब चित्रा पाठक की है, इसलिए दिल्ली में अच्छी खासी सरगर्मी है। चित्रा की उम्र है करीब 37-38 साल। उसकी पिछली 3 किताबें कुल मिलाकर 50 लाख से ऊपर बिकी हैं। जहां एक तरफ ऐसा लगता था कि किताब बेचने के मामले में चेतन भगत और अमीश त्रिपाठी को कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा, वहीं चित्रा उनको लगातार टक्कर देने लगी है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा लिटरेचर फेस्ट, कोई ऐसा बड़ा कॉलेज नहीं है जहां चित्रा को नहीं बुलाया जाता। चित्रा को क्या पसंद है क्या नहीं, ये पूरी दुनिया को पता है। शहर की कोई भी पेज 3 पार्टी बिना चित्रा के पूरी नहीं होती। हर संडे उसका आर्टिकल पेपर में आता है। वो तो आर्टिकल लिखकर भूल जाती है, लेकिन उसके आर्टिकल पर सोशल मीडिया में तब तक डिस्कशन होता रहता है जब तक उसका अगला आर्टिकल नहीं आ जाता। चित्रा हर 10 अक्टूबर को कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंस करती है। चित्रा की किताब आए 1 साल से ऊपर हो गया था। कुछ महीनों से उसने आर्टिकल लिखना भी बंद कर दिया था। जिस दौरान चित्रा किताबों की दुनिया में अपनी जगह बना रही थी, उसी दौरान एक और लेखिका सुरभि पराशर का नाम उभर कर आया। सुरभि पराशर हिंदुस्तान की किताबों की दुनिया का ऐसा नाम है जिसको हर कोई जानता है। सुरभि की पहली किताब 3 पार्ट की एक सीरीज़ है। उस किताब के 2 पार्ट आ चुके हैं और तीसरा पार्ट का सबको इंतज़ार है। सुरभि का स्टाइल आजकल के सभी लेखकों से बिल्कुल अलग है। सुरभि बच्चों के लिए किताब लिखती है, जिसको बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब पढ़ते हैं। मीडिया में ये भी माना जाता है कि सुरभि ने हिंदुस्तान का अपना हैरी पॉटर क्रिएट कर दिया है। किताब के 2 पार्ट आने के बाद से बच्चों से लेकर बूढ़े तक तीसरी किताब का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सुरभि पराशर और चित्रा पाठक की हर बात एक दूसरे से अलग है, लिखने से लेकर लाइफस्टाइल तक। कमाल की बात यह है कि सुरभि कहाँ रहती है, उसकी उम्र क्या है, उसने क्या पढ़ाई की है, वो कहाँ की रहने वाली है, ये किसी को नहीं पता। सुरभि की कोई फ़ोटो उसकी किताब के पीछे नहीं आती, ना ही वो कोई इंटरव्यू देती है और ना ही किसी इवेंट में बोलने के लिए जाती है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कई बार बुलाए जाने के बाद भी सुरभि ने जाने के लिए कभी हामी नहीं भरी। मीडिया में अक्सर ही खबर चलती रहती है कि कोई बड़ा राइटर सुरभि पराशर के नाम से लिखता है। सुरभि की पहली ही सीरीज़ की तीसरी किताब का इंतज़ार उसके लाखों फ़ैन कर रहे हैं। सुरभि के पब्लिशर भी सुरभि के बारे में कोई जानकारी नहीं देते। जहाँ एक तरफ चित्रा को लिटरेचर के क्रिटिक कोई भाव नहीं देते, वहीं सुरभि पराशर क्रिटिक्स की फेवरेट राइटर है। चूँकि सुरभि की किताबें भी लाखों में बिकती हैं, इसलिए चित्रा पाठक को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले हमेशा यही बोलते हैं कि अच्छा लिखकर भी लाखों लोगों तक पहुंचा जा सकता है। वैसे चाहे चित्रा पाठक सुरभि पराशर से ना चिढ़ती हो, लेकिन उनके फ़ैन आपस में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेलते रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर हो रही थी। लोगों में सरगर्मी बढ़ती जा रही थी। चित्रा के कुछ फ़ैन इस उम्मीद में वहाँ पहुँचे थे कि वो अपनी किताब पर ऑटोग्राफ ले सकें। चित्रा अपनी टीम के साथ हॉल में पहुँची। चित्रा की हर बात किसी बड़ी हीरोइन वाली थी। उसने गॉगल्स पहने हुए थे। शिफॉन की साड़ी उस पर बहुत सूट करती है। उसके स्टाइल में कई औरतें साड़ी पहनने की कोशिश करती हैं। चित्रा के बाल छोटे हैं। चित्रा से जब कोई रिपोर्टर सवाल करता है तो वो ऐसे देखती है कि उस आदमी की आत्मा तक का एक्सरे ले लेगी। एक कोट पैंट टाई पहना हुआ 40 साल का आदमी आगे बढ़कर लोगों को चुप करवाना शुरू करता है और अपने स्टाइल से ये आदमी चित्रा का मैनेजर लगता है। आप लोग प्लीज़ शांत हो जाएं। चित्रा की टेबल पर पानी की बोतल है, माइक है और एक कप में चाय रखी है। चित्रा पानी पीकर 10 सेकंड का पॉज लेती है और पूरे कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक देखकर बोलना शुरू करती है। इतने शॉर्ट नोटिस पर आप सभी लोगों का आने के लिए बहुत शुक्रिया। चित्रा ने बोलना शुरू ही किया था कि इतने में फिर से शोर शराबा बढ़ना शुरू हो जाता है। हर किसी के पास चित्रा के लिए अलग सवाल है। अगली किताब किस बारे में है? वो अगली छुट्टी मनाने कहाँ जाने वाली है? उसकी किताब पर कौन फिल्म बना रहा है? वो आजकल किसको पढ़ रही है?
चित्रा आजकल किसको डेट कर रही है? इतने में पीछे से कुछ लड़के लड़कियों का एक ग्रुप एक साथ चिल्लाता है, चित्रा वी लव यू। चित्रा का मैनेजर बीच में आकर सबको चुप रहने के लिए कहता है। चित्रा माइक को अपने पास खींचकर कहती है, मुझे आप लोगों से एक कन्फेशन करना है। चित्रा कभी कन्फेशन जैसे कमज़ोर शब्द बोलेगी? इस बात का यकीन कर पाना मुश्किल है। चित्रा ने जो भी किया है डंके की चोट पर किया है। हॉल में बैठे लोगों की आंखों में सवाल ही सवाल हैं, जिनके जवाब केवल चित्रा के पास हैं। चित्रा के सामने बैठे एक बुजुर्ग की आंखों में देखती है। ये बुजुर्ग चित्रा के साथ ही हॉल में आए थे। वो बुजुर्ग चित्रा की ओर देखकर हामी में अपना सर हिलाकर जैसे चित्रा को हिम्मत देते हैं। चित्रा चाय का एक सिप लेकर बोलना शुरू करती है। मैं हर 10 अक्टूबर को अपनी नई किताब के बारे में अनाउंस करती हूँ। आज भी मैं एक नई किताब के बारे में आप सबको बताने वाली हूँ, लेकिन वो किताब मेरी नहीं बल्कि सुरभि पराशर की है। एक सच जो आप पहली बार दुनिया के सामने आ रहा है वो ये है कि सुरभि पराशर और चित्रा पाठक एक ही है। चित्रा के इतना बोलते ही पूरे हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। उन बुजुर्ग ने चैन की सांस ली और अपनी पीठ कुर्सी पर टिका दी। चित्रा आगे बोलना शुरू करती है, लेकिन सुरभि पराशर और चित्रा पाठक केवल किताब के पार्ट 3 में एक हैं। मैंने सुरभि की किताब के पहले 2 पार्ट नहीं लिखे हैं। सुरभि को कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती थी। जब मैंने ये सच आपको बता ही दिया है तो आप लोग ये भी जान लीजिए कि मैंने केवल किताब के पार्ट 3 का आधा हिस्सा लिखा है। मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि सुरभि पराशर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि सुरभि पराशर के नाम से सुदीप यादव ने सारी किताबें लिखी हैं। कमरे में खुसर पुसर शुरू हो जाती है, लेकिन चित्रा अपना बोलना जारी रखती है। सुदीप कौन है ये आप सब लोगों को पता है। आप थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आपको याद आएगा कि सुदीप यादव, जिसने आज से 10 साल पहले अपनी कंपनी bookmytrip.com में से धूम मचा दी थी। सुदीप के ट्विटर पर 50 लाख फॉलोअर थे। सुदीप दुनिया के वंडर अंडर 30 की लिस्ट, यानी 30 साल के कम उम्र में जो सबसे ज़्यादा प्रभावी लोग थे, उस लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी। अपनी कंपनी के अलावा वो दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट भी करता था। सुदीप यादव के साथ 1 मिनट लिफ्ट में जाने के लिए भी लोग बेचैन रहते थे। 1-2 बार उसने लिफ्ट में मिले हुए किसी लड़के के आइडिया में तुरंत इन्वेस्ट कर दिया था। क्रिकेट में जो जगह सचिन की थी, वो स्टार्टअप की दुनिया में सुदीप यादव की थी। किसी भी कॉलेज का कोई लड़का अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखता था तो वो सुदीप यादव को अपना आइडल मानता था। देश की बड़ी से बड़ी मॉडल और हीरोइन सुदीप यादव के साथ डेट करने के लिए तैयार थी। ये वही सुदीप यादव है जो सुरभि पराशर के नाम से किताब लिख रहा था। चित्रा ने इतना कहकर पानी पिया। सुदीप ने किताब का 3rd पार्ट खुद क्यों नहीं पूरा किया? आप सुदीप को कैसे जानती हैं? ये किताब के लिए पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है मैडम। आप सुरभि पराशर से चिढ़ती हैं? सुदीप यादव यहाँ पर क्यों नहीं आया? सुदीप यादव कहाँ है? क्या सुदीप यादव किसी सुरभि पराशर नाम की लड़की से प्यार करता था? सुदीप और आपके बीच अफेयर है? चित्रा के इतना बोलने के बाद कमरे में सवाल कम नहीं हुए थे, बल्कि सवाल और बढ़ गए थे। सब सवालों के जवाब केवल चित्रा के पास थे। आज जो चित्रा लोगों के सामने थी, वो अभी तक की अपनी पब्लिक अपीयरेंस से बिल्कुल अलग थी। आज बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठी चित्रा और 10 साल पहले की चित्रा में कोई फ़र्क नहीं था। वो चित्रा जो आज से ठीक 10 साल पहले बनारस गई थी। 10 साल पहले, अक्टूबर 2010, बनारस। बनारस शहर सच और सपने के बीच में कहीं बसता है। बनारस में कोई समझ नहीं सकता कि सच क्या है और सपना क्या। कोई यहाँ सच ढूंढने आता है तो कोई सपना भूलने, लेकिन बनारस एक ढीठ शहर है। ये लोगों के सच को सपने में बदल देता है और सपने को सच की तरह दिखाने लगता है। बनारस के चौराहों पर ज़िंदगी के मायने गोल गोल घूमते रहते हैं। कोई पकड़ लेता है और कोई खाली हाथ लौट जाता है। शहर थोड़ा मूडी है, हर किसी पर खुलता नहीं और हर किसी से खुलता नहीं। बात थोड़ी गहरी है, कोई समझ जाए तो ठीक, नहीं तो जय भोलेनाथ। किसी भी कहानी में कोई लड़का और कोई लड़की कहीं ना कहीं तो मिलते ही हैं।
दुनिया में जहाँ जहाँ कोई लड़का लड़की मिल सकते हैं वो सब कुछ लिखा जा चुका है, कॉलेज से लेकर ऑफिस तक, ट्रेन से लेकर हवाई जहाज तक। चूँकि चित्रा और सुदीप को कहीं ना कहीं तो मिलना ही था, इसलिए दोनों 80 घाट पर मिलते हैं। वे दोनों कभी मिले नहीं होते, लेकिन उस समय पिज़्ज़ेरिया कैफ़े में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पिज़्ज़ेरिया के वेटर ने इन दोनों को एक साथ बैठा दिया। हालांकि दोनों ही मी टाइम चाहते थे, दोनों ही अकेले बैठना चाहते थे, लेकिन इतनी भीड़ में अलग पूरा टेबल मिलना मुश्किल था, तो दोनों को साथ में बैठना पड़ा। दोनों खड़े नहीं रहना चाहते थे। ये कहानी शुरू ही ना हुई होती अगर उस वेटर ने अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में इन दोनों को साथ नहीं बैठा दिया होता। इस कहानी में वेटर का काम इतना ही था। अब वो इनका ऑर्डर लेने के बाद कभी वापस नहीं आएगा। आपने कभी सोचा है, रोज़ तमाम कहानियाँ ऐसे ही वो लोग शुरू करते हैं जिनको कभी पता ही नहीं चलता कि वो कहानी का कितना अहम हिस्सा है। सुदीप की उम्र है करीब 25 साल। उसने कैजुअल काली टी शर्ट और नीली जीन्स पहनी हुई है। चित्रा की उम्र है 26-27 साल। चित्रा ने शॉर्ट कुर्ता और नीली जीन्स पहनी हुई है। ये दोनों कौन हैं, क्या करते हैं, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अभी जानने लायक बस इतना है कि दोनों एक साथ कैफ़े की टेबल पर हैं। दोनों ने एक एक पिज़्ज़ा और नींबू शहद पानी ऑर्डर किया है। लोग बनारस क्यों आते हैं, क्यों का पता नहीं, लेकिन ये पता है कि कब आते हैं। कब आते हैं? जब आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। ये सवाल जवाब सुदीप और चित्रा भी एक दूसरे से कर सकते थे, लेकिन ये सवाल सुदीप और चित्रा के ठीक पीछे वाली टेबल पर बैठे किन्हीं दो लोगों ने किया। उन दोनों की आवाज़ इन दोनों को सुनाई पड़ी। इन दो लोगों ने अगर उस दिन ये सवाल ना पूछा होता तो शायद ये कहानी शुरू ही नहीं हुई होती। पीछे वाली टेबल पर बैठे उन दो अजनबियों की बात सुनकर चित्रा ने कहा, हाउ ट्रू, कहाँ अटक गई हैं आप? सॉरी, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए। सुदीप ने कहा, इट्स ओके, मैं अपनी किताब में एक जगह अटक गई हूँ, कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही। यहाँ BHU में कविता का इवेंट था, वहाँ से इनविटेशन आया तो सोचा शायद बनारस में मोक्ष तो सबको मिलता है, मुझे मेरी कहानी ही मिल जाए। तुम बनारस क्यों आए हो? चित्रा ने पीछे की टेबल पर बैठे लोगों की बात सुनने की नाकाम कोशिश करते हुए पूछा। मेरे एक दोस्त की शादी थी और बनारस के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। कई सालों से यहाँ आने का मन था। कैसा लगा बनारस? जैसा सुना था वैसा तो नहीं लगा अभी तक। कितने दिन से आए हो? 1 दिन हो गया, कल ही फ्रेंड की शादी थी। बनारस चढ़ने में टाइम लगता है। सॉरी, मैं समझा नहीं। 2 दिन के लिए आओगे तो बनारस कभी अच्छा नहीं लगेगा। बनारस आओ तो फुर्सत से आओ। बनारस आते बहुत लोग हैं, लेकिन पहुंच कम लोग पाते हैं। तुम्हारी ये आखिरी लाइन मेरे ऊपर से गुजर गई। लेकिन एक बात बताओ, ज़्यादा दिन रुकने से बनारस बदल थोड़ी जाएगा। मैं बस इतना बोलूँगी कि 2 दिन से ज़्यादा रुक कर देखो, तब ये सवाल नहीं पूछोगे। इतने में पिज़्ज़ा आ गया। दोनों ने अपना अपना पिज़्ज़ा खाना शुरू किया। सुदीप पिज़्ज़ा खाते हुए घाट के पास बैठे कॉलेज के बच्चों को देखने लगा। वो बच्चे शायद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के थे। वो घाट पर बैठकर घाट का स्केच बना रहे थे। कुछ लोगों को पता भी नहीं था कि उनका एक हिस्सा किसी अनजान लड़के के स्केच में कैद हो गया। हमारे कितने हिस्से दुनिया में कहाँ कहाँ कैद हैं, ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। दोनों आधा पिज़्ज़ा खाने तक कुछ नहीं बोले। चूँकि भीड़ बहुत थी तो वेटर ने सुदीप और चित्रा की टेबल पर 1-2 लोगों को और फिट करने की कोशिश की। चित्रा ने वेटर से कहा कि 1-2 लोग और आ रहे हैं। वेटर को भी पता था कि चित्रा झूठ बोल रही है। चित्रा आराम से बैठना चाहती थी। देखो, पिज़्ज़ा आधा बचा है। अगर मैंने जल्दी से खा लिया तो वेटर जाने के लिए बोलेगा और मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठने का मन है। तब तक टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? सुदीप चित्रा की बात सुनकर हंसा। कमाल है, मुझसे कोई ऐसे बात नहीं करता। वैसे टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताती? ये भी सही है, पूछो। शहर? शहर मतलब जहाँ की मैं हूँ या जहाँ मैं रहती हूँ? मोस्टली लोगों के 2 शहर होते हैं ना, एक जहाँ के हम होते हैं और एक जहाँ हम रहते हैं। जहाँ तुम रहती हो दिल्ली, और तुम्हारा? मुंबई। और तुम रहने वाली कहाँ की हो? भोपाल। और तुम? लखनऊ। वैसे ये शहर वाले सवालों से तो तुम बोरिंग सी नौकरी करने वाले MBA टाइप के लग रहे हो। तुम जज कर रही हो मुझे? हाँ, कर रही हूँ। अब कुछ अच्छा बताओ,
चाहे झूठ बताओ, मज़ा आना चाहिए बस। मैंने 12th के बाद पढ़ाई नहीं की। वॉट, आर यू सीरियस? 100% सीरियस। ये हुई ना बात, फिर करते क्या हो? मैं इतना कुछ खास नहीं करता, मैंने करने के लिए लोग रखे हुए हैं। हाँ, ढील क्या दे दी, तुम तो फेंकने ही लगे। लेकिन चलो, कम से कम ये बोरिंग तो नहीं है। अब तुम पूछो, तुम किताब क्यों लिखना चाहती हो? फिर से बोरिंग सवाल। किसी को नहीं पता होता कि वो किताब क्यों लिखना चाहता है। फिर भी कोई तो वजह होगी। मुझे नहीं पता क्यों लिखना चाहती हूँ, शायद नेम फेम के लिए। अब मेरी बारी। हाँ पूछो, नाम क्या है तुम्हारा? तुम बोरिंग सवाल पूछने लगे। अरे एक बोरिंग सवाल तो पूछ ही सकती हूँ ना। सुदीप यादव। एक मिनट, एक मिनट, सुदीप यादव तो सुना हुआ नाम है। तुम्हारी कंपनी का क्या नाम है? फिर बोरिंग सवाल। अरे बताओ। बुक माई ट्रिप। तो तुम द सुदीप यादव हो? हाँ, सुदीप यादव हूँ। नाम के पहले द लग गया, ये मुझे नहीं पता था। खासकर जब कोई इतना अच्छा पिज़्ज़ा खा रहा हो, तब तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सुदीप ने पिज़्ज़ा का एक पीस अपने प्लेट में रखते हुए कहा, मैंने पेपर में पढ़ा है तुम्हारे बारे में, लेकिन ये स्टार्टअप वगैरह मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता। मैं अखबार नहीं पढ़ता, इतना टाइम ही नहीं रहता। तो तुम्हें पता कैसे चलता है कि आसपास क्या चल रहा है? चित्रा ने अपने पिज़्ज़ा का आखिरी पीस खाते हुए पूछा। मेरे असिस्टेंट मुझे सब अखबारों में से मेरे काम की खबरों की एक रिपोर्ट बनाकर भेज देते हैं। तो जिस सुदीप यादव के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो यहाँ बनारस में बैठकर आराम से पिज़्ज़ा खा रहा है और मैं उससे कोई फालतू सी बोरिंग बातें कर रही हूँ। बताया ना, मैं एक दोस्त की शादी में आया था और फिर मैंने 3 दिन का ब्रेक भी ले लिया। ब्रेक? किस लिए? मेरे डॉक्टर ने दवा के साथ छुट्टियाँ भी प्रेस्क्राइब की थी। बनारस का प्लान बना तो सोचा यहीं रुक कर देखते हैं। हुआ क्या है तुम्हें? तुम ज़्यादा ही पर्सनल नहीं हो रही? राइटर कब से जर्नलिस्ट के तरह के सवाल पूछने लगे। सुदीप ने अपना पिज़्ज़ा ख़त्म कर दिया। वेटर अब तक इनकी टेबल पर हाथ लगाए बैठा था। सॉरी, लेकिन सुदीप यादव ऐसे ही किसी की टेबल पर टकरा जाए तो थोड़ा एक्साइटमेंट तो बनता ही है। मैं झूठ बोल रहा था, मैं सुदीप यादव नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई कंपनी है। मैंने MBA किया है, एक मामूली सी नौकरी करता हूँ। सुदीप यादव के बारे में आर्टिकल पढ़ा था कभी, बस आज मौका देखकर फेंक दिया। चित्रा को कुछ समझ में नहीं आया कि सामने बैठा हुआ लड़का सच बोल रहा है या झूठ। आरती शुरू होने को है। अच्छा लगा आपसे मिलकर मिस राइटर। चित्रा पाठक नाम है मेरा, और तुम्हारा? क्या फ़र्क पड़ता है, मान लो सुदीप यादव ही है। अपनी किताब पूरी कर लेना तो भेजना मुझे। कंपनी की वेबसाइट पर मेरा एड्रेस है। सुदीप यादव आरती देखने चला गया और वहाँ वो उन बच्चों के स्केच का हिस्सा हो गया। चित्रा ने अपना बिल अदा किया, वो भी घाट पर आरती देखने बैठ गई। उसको सुदीप दिख रहा था, लेकिन वो जिस तरफ बैठी थी वहाँ से सुदीप उसको नहीं देख सकता था। आरती के बीच बीच में चित्रा सुदीप की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद सुदीप जहाँ बैठा था वहाँ से उठकर जा चुका था। चित्रा ने 1-2 मिनट तक उसको आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन वो दिखा नहीं। हर अधूरी मुलाकात एक पूरी मुलाकात की उम्मीद लेकर आती है। हर पूरी मुलाकात अगली पूरी मुलाकात से पहले की अधूरी मुलाकात बनकर रह जाती है। एक अधूरी उम्मीद ही तो है जिसके सहारे हम बूढ़े होकर भी बूढ़े नहीं होते। किसी बूढ़े आशिक ने मरने से ठीक पहले कहा था, एक छटांग भर उम्मीद पर साली इतनी बड़ी दुनिया टिक सकती है, तो मरने के बाद दूसरी दुनिया में उसकी उम्मीद बांध कर तो मर ही सकता हूँ। बूढ़ों की उम्मीद भरी बातें सुननी चाहिए, अच्छी लगती हैं, बस उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब बातें एक उम्र में समझ कहाँ आती हैं। चित्रा को उम्मीद ना होती तो उसने वो सब थोड़े किया होता जो उसने किया। थोड़ी देर बाद चित्रा वहाँ जाकर बैठ गई जहाँ सुदीप बैठा हुआ था। उसने अपने मोबाइल पर सुदीप यादव नाम गूगल किया। ये वही सुदीप यादव था जिसके बारे में चित्रा ने थोड़ा बहुत सुन रखा था। चित्रा ने एक बार फिर चारों ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन वो कहीं दिखा नहीं। आरती ख़त्म करके वो अपने कमरे में आ गई। उसने अपना लैपटॉप खोलकर एक पन्ना लिखा। थोड़ी देर में लैपटॉप बंद कर दिया और अपनी छोटी सी एक नोटबुक में कुछ लिखने लगी। थोड़ी देर में वो उससे भी बोर हो गई। उसने होटल के कमरे का टीवी ऑन किया। टीवी पर इश्किया फिल्म का गाना दिल तो बच्चा है जी चल रहा था। लाइट ऑफ करके वो नहाने चली गई।
जब वो नहाकर लौटी तब टीवी पर मुन्नी बदनाम हुई चल रहा था। उसने टीवी बंद किया और सोने की कोशिश करने लगी। उधर सुदीप ने ताज होटल में एंट्री करते ही रिसेप्शन पर अपने लिए अपडेट पूछा। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उसको बड़ी इज्जत से बताया कि अभिजात सर का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि ऑफिस में सब नॉर्मल है, आप आराम से अपनी छुट्टी पर रहिए, कुछ भी अर्जेंट होगा तो आपके लिए मैसेज छोड़ देंगे। सुदीप ने रिसेप्शन वाली लड़की को सुबह 5 बजे वेकअप कॉल देने के लिए कहा। उसने डिनर लिया और कमरे में आकर दवा खाकर टीवी ऑन किया। उसने ध्यान नहीं दिया कि टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज़ था और टीवी ऑन करते ही मुन्नी बदनाम हुई गाना बजना शुरू हुआ। उसने तुरंत टीवी बंद कर दिया। सुदीप ने सोने की कोशिश करते हुए आसमान में देखा। उधर चित्रा अभी तक सो चुकी थी। 10 अक्टूबर 2010 सुबह 6 बजे 80 घाट बनारस। सुदीप 80 घाट पर पहुंचकर अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्यों बनारस को लेकर लोग इतना एक्साइटेड रहते हैं। ये सुबह बनारस की आम सुबह जैसी ही थी। अक्टूबर की सुबह में हल्की सी नमी थी। सुदीप ने चाय लेकर जहाँ तक नज़र जा सकती थी वहाँ तक देखने की कोशिश करने लगा। वो टहलते हुए 80 से दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ रहा था। बीच बीच में रुक कर लोगों को बातें भी सुनने की कोशिश कर रहा था। पूरी दुनिया से आए हुए लोग बनारस में बड़ी उम्मीद से अपने जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। मुंशी घाट पर कोई पंडा किसी को ऐसे समझा रहा था कि जैसे पूरी दुनिया का सच उसको पता हो। वो अपनी भोजपुरी छोड़कर खड़ी हिंदी और अंग्रेज़ी में समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए सर, बनारस भूकंप प्रूफ है। पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगी लेकिन बनारस का कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। पंडा जिनको समझा रहा था उनमें कुछ फिरंगी भी थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बनारस की खूबी ही यही है, यहाँ आकर आदमी वो समझ लेता है जो उसको समझना होता है। पंडा ने अपनी बात जारी रखी। देखिए सर, बनारस फील करने वाला सिटी है। पंडे ने एक फिरंगी का हाथ लेकर अपने सीने पर रखा, बोला, मैडम, दिस इज बनारस, दिस इज बनारस, हियर फील इट। फिरंगी लड़की ने अपने साथ वाले लड़के की तरफ मुस्कुराकर देखा। लड़के ने भी पंडे के सीने पर हाथ रख दिया। पंडित ने लाल रंग का टीका निकालकर फिरंगी लड़के और लड़की के माथे पर लगा दिया, बोला, लॉर्ड शिवा इज ग्रेट, नाउ गिव 100 रुपीज़ नोट, lakhs रुपीज़ ब्लेसिंग इन 100 रुपीज़ ओनली। सुदीप थोड़ा सा आगे बढ़ा। उसने शीशे के सामने दाढ़ी कटवाते, बाल बनवाते लोग देखे। बाल काटते काटते नाई बैठे हुए आदमी को भारत की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ समझा रहा था। ए मन मोहना सोनिया के पपेट हो, जे 2019 चुनावे बदे कांग्रेसिया प्रियंका के उतारी त बीजेपी वाला घंटा बजावत रह जाइए, राजनाथ के बस के ना हो। सुदीप के लिए ये सब बातें नई नहीं थी। वो वहीं दशाश्वमेध घाट के पास आकर बैठ गया। उसके बैठते ही उसको कुछ पंडों ने पूजा पाठ के लिए घेर लिया, लेकिन सुदीप पर उनकी बातों का असर नहीं हुआ। इतने में एक लड़का उसके पास आया और पूछा, सर, माल यानी कि गांजा चाहिए? एकदम A1 माल है सर, पास में कमरा भी है, वहीं मार लीजिएगा। एक बार माल मारेंगे ना, सीधे भोलेनाथ से कांटेक्ट हो जाएगा। सुदीप ने उस लड़के से माल खरीदा। वो लड़का सुदीप को एक कमरे में ले गया। उस कमरे में पहले से 2 फिरंगी पड़े हुए थे। कमरे में हल्का सा धुआं था। सुदीप के कमरे में घुसते ही फिरंगी बोला, बम बम भोले। जवाब में लड़के ने जवाब दिया, जय भोलेनाथ। सुदीप के लिए सिगरेट खोल कर उस लड़के ने गांजा भरा। सुदीप ने 1-2 कश लगाए। उसकी फिरंगी से बात होने लगी। पता चला कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 1 साल के लिए घूमने निकले हैं। इंडिया में ये उनका तीसरा महीना था। वे यहाँ से सीधे ऋषिकेश जाने वाले थे। उन्होंने ये भी बताया कि 1 साल घूमने के लिए उन्होंने 2 साल तक पैसे सेव किए। अभी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए वो सस्ती से सस्ती जगह रुकते हैं। फ़्लाइट के बजाय बस या ट्रेन लेते हैं। सुदीप को अभी तक सिगरेट यानी कि माल ने हिट नहीं किया था। थोड़ी देर में उस पर हल्का हल्का नशा चढ़ा। वो चुप हो गया। अब उसके साथ में बैठे फिरंगी की बातें तो उसे सुनाई पड़ रही थी, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो उस कमरे में करीब 3 घंटे पड़ा रहा। जब वो कमरे से निकला तो पहले से बहुत हल्का महसूस कर रहा था। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला, वरना वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता ही रहता था। वो कमरा इतनी गलियों से होकर जाता था कि उसको पता नहीं था कि घाट के किस हिस्से में है। लोगों से पूछकर वो किसी तरह बाहर निकला। उसे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। गली से निकलते हुए कचौड़ी की एक दुकान दिखी जहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। वहाँ एक बाप अपने बेटे को लेकर आया हुआ था। ये देखकर सुदीप रुका, कचौड़ी खाई और गली से बाहर निकलते ही उसने एक पीसीओ ढूंढकर अपने पापा का नंबर डायल किया। हालांकि पीसीओ ढूंढने के लिए उसको अच्छा खासा घूमना पड़ा,
क्योंकि सबके पास मोबाइल होने की वजह से पीसीओ का बिजनेस अब कुछ बचा नहीं था। पापा से कुल बात हुई 2 रुपये की, लेकिन सुदीप के पास 100 रुपये का नोट था। पीसीओ पर आंटी बैठी थी, 100 रुपये का नोट देखकर नाराज़ हो गई। सुदीप ने उनसे कहा कि वो छुट्टे पैसे ला रहा है, तब तक आप 100 रुपये रखिए। सुदीप ने छुट्टे कराने की कोई कोशिश नहीं की। वो अपने होटल वापस आया। होटल पहुंचकर उसे बहुत अच्छी नींद आई। उसकी नींद करीब 5 बजे खुली। 10 अक्टूबर 2010 शाम 6 बजे, 80 घाट, बनारस। सुदीप जब घाट पर पहुंचा तो चित्रा वहां पहले से बैठी हुई थी। सुदीप चित्रा के पड़ोस में जाकर बैठ गया और बोला, एक बोरिंग सा सवाल पूछूं? चित्रा उसे देखकर हल्का सा चौंकी। हो, दस सुदीप यादव जी, सवाल बाद में, ये बताओ चाय पियोगे? अभी तक कुल्हड़ वाली चाय पी पाए कि नहीं? हाँ, सुबह पी थी। तो एक और पियो, तुम भी क्या याद करोगे? चित्रा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दुनिया में आने के बाद दोनों ने पहली बार एक दूसरे को छुआ था। अगर ये लव स्टोरी होती तो इस पल को यहीं फ्रीज हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कैसा लगा बनारस तुम्हें? कल से अच्छा लगा आज। मैं पिछले 6 दिन से यहाँ हूँ। रोज़ इसी टाइम 80 घाट पर बैठती हूँ। शुरू में 3 दिन तो बहुत बोर हुई, लेकिन चौथे दिन से लगने लगा कि सब कुछ रुका हुआ है यहाँ। ऐसे लगने लगा कि कई सालों से यहाँ हूँ। वैसे तुम्हारा बोरिंग सवाल क्या था? चित्रा ने कुल्हड़ से चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। भूल गया। कोई बात नहीं, कोई और बोरिंग चीज़ पूछ लो। कुल्हड़ वाली चाय अगर है ना, तो इसे पीने में बड़ा मज़ा आता है अगर सुड़क कर पियो। मेरा बोरिंग सवाल ये था कि कहानी मिली तुमको? अभी तो नहीं। अब तक दोनों सुड़क सुड़क का चाय पी रहे थे। घाट पर आरती की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। घाट पर बैठे। वैसे तुमको ये तो नहीं लग रहा कि मैं तुमसे चीप हो रहा हूँ? अगर तुमको अकेले में अपनी कहानी ढूंढना हो तो प्लीज़। अगर ऐसा लगेगा तो बोल दूंगी, डोंट वरी। वैसे एक बात बताओ, जिस तरह के हाई प्रोफाइल टाइप के तुम हो, तुमने टेबल पर बात शुरू क्यों की? तुम चाहते तो आराम से अवॉइड कर सकते थे। तुम बुरा मान जाओगे। नहीं मानूंगी, बताओ। आपके हाथ में ये जो मुराकामी की किताब है ना, इसलिए। तुम्हें भी ये जापानी लेखक पसंद है? मैंने अभी तक इनकी बस एक किताब पढ़ी है, वॉट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट रनिंग। मुझे बड़ा सही लगा था पढ़कर कि कैसे 32 साल की उम्र में इसने अपना कैफ़े बंद करके फुल टाइम लिखने का फ़ैसला किया। मुझे ये चीज़ बहुत सही लगती है कि कुछ साल लगा कर आप कोई चीज़ बनाओ और एकाएक एक उसे हमेशा के लिए छोड़ दो, वो भी किसी ऐसे रास्ते के लिए जिसकी मंजिल का कोई ठिकाना ही ना हो। तुम अपनी कंपनी छोड़कर ऐसे ही फिर शुरू से शुरू कर सकते हो? पता नहीं, लेकिन एक चीज़ है, मैं 35 साल की उम्र तक रिटायर होना चाहता हूँ। कायदे से चित्रा और सुदीप को घाट पर बैठकर बहुत सारी बातें करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो सवाल जो हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, वो असल में हम अपने आप से पूछ रहे होते हैं। दोनों ने कुछ सवाल एक दूसरे से पूछे और दोनों ने एक दूसरे के वही जवाब सुने जो वो सुनना चाहते थे। आरती देखते हुए दोनों शांत हो गए। करीब घंटा भर दोनों चुपचाप बैठे रहे। वे आरती वाली जगह से थोड़ा सा आगे बैठे हुए थे। उनके पैर गंगा की गीली रेत को छू रहे थे। जितना हिस्सा गीला हो रहा था, उतना हिस्सा नदी होता जा रहा था। कोई साथ बैठा हो, चुपचाप हो और चुप्पी अखर ना रही हो। ऐसी शामें कभी कभार आती हैं जब कोई जल्दबाजी ना हो कि कुछ ना कुछ बोलते रहना है, वरना तो अक्सर ही दिमाग पर प्रेशर रहता है कि बातों को थमने ना दे। वो बड़ी अच्छी बातें करता है या वो बड़ी अच्छी करती है कि बजाय कभी कोई ये क्यों नहीं बोलता कि उसके साथ बैठकर चुप रहना अच्छा लगता है। किसी के साथ बैठकर चुप हो जाना और इस दुनिया को रत्ती भर भी बदलने की कोई भी कोशिश न करना ही तो प्यार है। करीब 9 बजे जब सुदीप ने उठकर चलने का सोचा तो देखा कि चित्रा की आंखों में आंसू हैं। सुदीप को आंसू के बारे में पूछना ठीक नहीं लगा। चित्रा को पता चल चुका था कि सुदीप ने उसके आंसू देख लिए हैं। मैं चला जाता हूँ अगर तुमको रोना हो तो। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। ये मेरा कार्ड है। मैं परसों तक यहाँ रुक रहा हूँ। कल मैं सारनाथ जाऊँगा। अगर तब तक हो तो मिलते हैं। मेरा मोबाइल बंद रहेगा, इसलिए मैंने अपना होटल का नंबर लिख दिया है। सुदीप वहाँ से चला गया और चित्रा ने उसको पलट कर नहीं देखा। सुदीप ने पलट कर चित्रा को देखा। अगले दिन सुदीप अपने प्रोग्राम के हिसाब से सारनाथ घूमा। वो बनारस क्यों आया था, इसकी सही वजह ये थी कि वो आजकल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने को लेकर बहुत पैनिक करने लगा था। वो एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ ले रहा था। उसको एक डॉक्टर ने सलाह दी थी
कि वो कुछ दिन अपने आप को इस दुनिया से एकदम काट ले। सुदीप के बारे में कुछ बताता चलूं कि सुदीप ने किसी आईआईटी या आईआईएस से पढ़ाई नहीं की थी, बल्कि वो 12वीं क्लास तक ही पढ़ा था, ग्रेजुएट भी नहीं था। सुदीप बचपन से मैथ्स में बहुत अच्छा था, ओलंपियाड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसको मैथ्स के नंबर ऐसे समझ आते थे जैसे कि नंबर ना होकर लोग हों जिनकी शक्ल वो पहचानता हो। सुदीप को अखबार में आने वाले कंपनी के शेयर प्राइस याद हो जाते थे। वो शेयर वाले पन्ने को घंटों पढ़ता था। धीरे धीरे उसका शेयर में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि दलाल स्ट्रीट नाम की मैगजीन लखनऊ में सबसे पहले खरीद कर पढ़ लेता था। जितना भी कुछ ऑनलाइन मिलता वो सब कुछ पढ़ जाता। वो शेयर मार्केट में बिना पैसे लगाए भी इसको गेम की तरह खेलता था कि अगर उसने इतने पैसे लगाए होते तो कितने हो जाते। उसने अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया और धीरे धीरे इस खेल का बड़ा खिलाड़ी हो गया। 12th तक के बाद 2 साल तक वो आईआईटी जेई की तैयारी का बहाना बनाकर शेयर में खेलता रहा। उसने ये सब इतना चुपचाप किया कि घर पर किसी को पता नहीं चला। उन 2 सालों में एक ऐसा पॉइंट आया कि उसको लगा कि किसी भी कॉलेज जाकर वो अपना टाइम बर्बाद करेगा। वो आगे पढ़ाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। जैसे ही ये बात उसने अपने घर पर रखी, उसके पापा ने उससे बात करना बंद कर दिया। और सुदीप को शेर का इतना चस्का था कि उसको लगा कि लखनऊ में रहकर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो घर वालों को नाराज़ छोड़कर मुंबई पहुंच गया। जिस समय उसके दोस्त कुछ लाख रुपए के सालाना पैकेज की नौकरी का इंटरव्यू दे रहे थे, उस समय तक सुदीप कई कंपनीज में शेयर इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपया कमा चुका था। उसने जो कुछ भी बनाया था उसके लिए दिन रात कोई मेहनत नहीं की थी। एक समय के बाद वो शेयर मार्केट से पैसे कमाने से भी बोर हो गया। वो अपना सारा ध्यान कहीं एक जगह लगाना चाहता था। उसने अपनी सेविंग के पैसे से बुक माई ट्रिप नाम की कंपनी शुरू कर दी। साल 2008 में जब दुनिया भर में कई कंपनीज बंद हुई, उसी दौरान शेयर मार्केट क्रैश कर जाने से सुदीप को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उसने ज़्यादातर पैसे ऐसी कंपनीज में लगाए थे जो क्रैश में बिल्कुल बंद होने की कगार पर चली गई थी। ले देकर बुक माई ट्रिप नाम की कंपनी में उसका मन लगता था, इसलिए अभी बस उसी पर फोकस कर रहा था। अगर वो ये एक कंपनी को अगले 2-3 साल चला ले गया तो वो अपने नुकसान की भरपाई कर पाएगा। उसको पहले से दिखता था कि पूरी दुनिया और हिंदुस्तान में लोगों का ट्रैवल को लेकर उत्साह बढ़ने वाला है। आने वाले कल में लोग साल भर पैसे इसलिए बचाएंगे कि वो घूम पाए। खैर, ये तो हुआ सुदीप के बारे में। अब कहानी पर लौटते हैं। अपने होटल का नंबर देने के बाद सुदीप को थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद चित्रा का कॉल आए। वो चित्रा के रोने की वजह जानना चाहता था, इसलिए नहीं कि वो उसकी कुछ मदद कर पाए, बल्कि इसलिए कि कम से कम उतनी देर उसका ध्यान कहीं और तो लगेगा। हम इतनी झूठी ज़िंदगी जी रहे होते हैं कि हम दूसरे को चुप करवाते हुए अपने आप को भी चुप करवा रहे होते हैं। चुप कराने से जब सामने वाला चुप हो जाता है तो बेचैनी और बढ़ जाती है कि हम खुद कहाँ जाकर रोएं और हमें चुप कौन कराएगा। खैर, चित्रा का फ़ोन आया नहीं। सुदीप के शेड्यूल के हिसाब से बनारस में आज उसकी आखिरी शाम थी। वो जाने से पहले फिर से 80 घाट पर पहुंचा। पिज़्ज़ेरिया कैफ़े में उसने नींबू और शहद पानी ऑर्डर किया और बैठकर घाट की तरफ होती हलचल में खोने लगा। जब थोड़ी देर में घाट से ध्यान हटाकर उसने कैफ़े के अंदर देखा तो चित्रा सामने वाली टेबल पर दिखी। उसने वहीं से हाथ हिलाया। चित्रा ने उसको देखा और हाथ हिलाया। सुदीप वहाँ से उठकर चित्रा की टेबल पर पहुँचा और बैठने से पहले पूछा, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ज़रूर, पूरा कैफ़े खाली है वैसे। ये बोलकर चित्रा हंस दी। उसकी हंसी फैल कर सामने ठहरी हुई गंगा में शाम के साथ घुल गई। तो कैसा रहा तुम्हारा ब्रेक? ठीक ठाक। तुम्हारा रोना पूरा हो गया? पूरा हो ही गया। मैं कल जा रही हूँ। मैं भी। किताब पूरी करना तो मुझे भेजना। ज़रूर। तुम क्यों रो रहे थे उस दिन घाट पर? मैं कहाँ रो रहा था? बकवास मत करो। मैं किसी को नहीं बोलूँगी। लंबी कहानी है। कल शाम 5 बजे की फ़्लाइट है मेरी। तब तक बहुत टाइम है। इससे ज़्यादा लंबी कहानी थोड़ी होगी तुम्हारी। और होगी भी तो तुम्हारे लिए टिकट कराना कौन सा बड़ा काम है? चित्रा ने अपनी पिज़्ज़ा का आखिरी पीस खाते हुए कहा। पिज़्ज़ेरिया से निकलकर दोनों थोड़ी देर के लिए घाट पर बैठे। बैठे रहने के दौरान ज़्यादा कुछ बातें नहीं हुई। दोनों में से किसी को ऐसा लगा भी नहीं कि बातें ख़त्म हो गई हैं, बस इसलिए कुछ भी बोलते चले जाएं। करीब 1 घंटे बैठे रहने के बाद सुदीप ने चित्रा से अपने होटल के रूम पर चलने के लिए पूछा। चित्रा चलने से पहले थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा झिझकी।
हालांकि सुदीप के पास टैक्सी थी, फिर भी घाट से निकलकर दोनों ने ऑटो किया। सुदीप होटल ताज में रुका हुआ था। ऑटो वाले ने ताज सुनकर बहुत ज़्यादा पैसे मांगे और सुदीप पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन चित्रा ने ऑटो वाले को हड़का दिया। सुदीप ने कहा भी कि क्या फ़र्क पड़ता है। चित्रा बोली कि अपने आराम के लिए बाकी लोगों के लिए रेट खराब नहीं करना चाहिए। सुदीप यह सुनकर याद करने लगा कि अभी तक की ज़िंदगी में उसने कभी मोल भाव किया ही नहीं है। जब ऑटो लंका से निकल रहा था तो यूनिवर्सल बुक शॉप पर चित्रा ने ऑटो रुकवाया। दुकान में अंदर जाते ही चित्रा ने बिना एक भी मिनट गवाए मुराकामी की किताब काफ्का ऑन द शोर खरीदी। उसने पहले पन्ने पर लाल रंग के पेन से लिखा, विद लव, लक एंड लाइट। इसके नीचे अपना ऑटोग्राफ स्टाइल में नाम लिखा और तारीख डाली, 10 अक्टूबर 2010। ऑटो में बैठते ही चित्रा ने सुदीप की तरफ किताब बढ़ाई। सुदीप ने किताब को उल्टा पलटा। वो कहा, मेरी लाइब्रेरी में मुराकामी की सारी किताबें हैं, तुम ये वाली रख लो और अपनी लाइब्रेरी वाली मुझे भेज देना। ये कहते हुए चित्रा ने किताब का पहला पन्ना खोलकर सुदीप को दिखाया। आज 10/10/10 है। ऐसा दुनिया के कुछ हिस्सों में माना जाता है कि आज का दिन शादी के लिए बहुत लकी होता है। सुदीप ने कहा, तुम मानते हो ये सब? चित्रा ने किताब बंद करके सुदीप के हाथों में थमाते हुए कहा, कभी कभी। मेरी तो शादी हो चुकी है, पहले पता होता तो आज के ही दिन शादी करती। चित्रा ने ऑटो वाले को चलने के लिए इशारा करते हुए कहा। सुदीप को शादी वाली बात से जितना चौंकना चाहिए था उससे थोड़ा सा कम चौंका। यहाँ पर चित्रा के बारे में ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि चित्रा ने आधी बात ही बताई सुदीप को कि उसकी शादी हो चुकी है। चित्रा का शादी के बाद डिवोर्स हो चुका था, वो भी 2 साल पहले। वो बनारस किसी कविता के इवेंट के लिए नहीं आई थी, बल्कि अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन वो उस शहर में नहीं रह पाती थी। पति सही में कोई बुरा नहीं था उसका, बस कुछ लोगों के साथ नहीं मामला सेट हो पाता तो नहीं हुआ। चित्रा और उसका पति दोनों कॉलेज में साथ थे। उनकी लव मैरिज हुई थी। चित्रा ने एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर कंपनी में 2 साल नौकरी भी की थी। अब वैसे भी दुनिया में डिवोर्स होना कोई बड़ी बात तो है नहीं, डिवोर्स ना होना ज़्यादा बड़ी बात है। चित्रा बचपन से भी कुछ ना कुछ लिखने की शौकीन थी। चित्रा का कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ उसके संबंध अच्छे रहे हों। वो कभी ना कभी किसी ना किसी बात पर लड़ लेती थी। थोड़ी मुंह फट थी तो ये बात सबको अच्छी नहीं लगती थी। चित्रा को सब कुछ चाहिए था, नाम और पैसा, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती थी। उसका पति चूँकि इकलौता बेटा था, इसलिए डिवोर्स के बाद चित्रा को ठीक ठाक पैसा मिल गया था, लेकिन पैसा इतना नहीं था कि चित्रा अपनी पूरी ज़िंदगी काट सके। वो सोचती थी कि किताब लिखकर वो अमीर भी बन जाएगी और पैसा भी कमा लेगी। 2 साल से अपनी किताब पूरी न कर पाने की वजह से वो ज़िंदगी में ठीक ठाक फ्रस्ट्रेटेड थी। खैर, चित्रा के बारे में जान लेने के बाद हम ऑटो में लौटते हैं, जहाँ चित्रा और सुदीप होटल की तरफ जा रहे हैं। वो ताज में रूम में जाएंगे या रेस्टोरेंट में, देखते हैं। लेकिन उससे पहले ऑटो वाले ने मनोज तिवारी का गाना बदल कर लग जा गले कि फिर ये हसीन रात हो या ना हो चला दिया। गाना बदलते ही ऑटो के अंदर का माहौल भी बदल गया था। चित्रा को पता था कि होटल रूम में जा रही है। चित्रा ने सुदीप से पूछा, क्या पीते हो तुम? मैंने पीना बंद किया हुआ है, एलर्जी होती है। तुम क्या पीती हो? विस्की, लेकिन कभी कभार, जब बहुत खुश होती हूँ या बहुत दुखी, ऐसे केवल पीने के लिए नहीं पीती। ऑटो ताज के बाहर रुका। चित्रा ने फटाफट अपने पर्स से पैसे निकाल कर दिए। सुदीप ने पैसे देने के लिए अपनी जेब टटोली, लेकिन तब तक चित्रा पैसे दे चुकी थी। उसको जेब टटोलते देख चित्रा ने बोला कि वो बाद में कभी कहीं कॉफ़ी पिला दे, हिसाब बराबर हो जाएगा। दोनों होटल के अंदर घुसे। गेट पर खड़ी सिक्योरिटी ने दोनों को थोड़ी अजीब नज़र से देखा। सुदीप ने पूछा कि हम लोग रेस्टोरेंट में भी बैठ सकते हैं। चित्रा ने कहा कि नहीं, आराम से रूम में बैठेंगे। सुदीप को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। अजीब नहीं लगता अगर उसको पता ना होता कि चित्रा की शादी हो चुकी है। ऐसे तो लड़कियों के साथ रुकना सुदीप के लिए कुछ नया नहीं था। वैसे भी बहुत सी लड़कियां उसको मिलती थीं। वो उससे ज़्यादा उसके पैसे में इंटरेस्टेड थी। ये बात सुदीप को भी अच्छे से पता थी। सुदीप के लिए लड़कियों के साथ सोना या रुकना ऐसा कोई लाइफ का बड़ा सवाल नहीं था जिसके बारे में उसे एक सेकंड भी सोचना पड़े। कमरे में जाते ही चित्रा ने टीवी ऑन कर दिया। सुदीप वॉशरूम में मुंह हाथ धोने चला गया। शीशे के सामने उसने अपने आप को थोड़ी देर तक देखा। वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। जब वो वॉशरूम से लौटा तो चित्रा आराम से बिस्तर पर टेक लगाकर पसर चुकी थी। क्या क्या ऑर्डर करना है? बस कुछ खाने का कर दो, दारू है मेरे पास। क्या बात है, दारू बैग में लेकर चलती हो? अरे नहीं, आज बहुत अच्छा दिन है, इसलिए सोचा था कि आज पी जाएगी। ऐसा क्या है आज? कहानी का एंड मिल गया।
वैसे भी अकेले पीती बैठकर इससे अच्छा कंपनी मिल गई। लेकिन मैं तो पीऊँगा नहीं, मुझे एलर्जी है उधर। अच्छा, एलर्जी की दवा भी है मेरे पास, दारू पी लो फिर खा लेना, एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चित्रा ने इतना कहने के बाद सुदीप पर थोड़ा सा भी जोर नहीं डाला। जोर डाला होता तो वो शायद नहीं पीता, लेकिन चित्रा ने इस स्टाइल से पूछा कि सुदीप के मना करने का सवाल ही नहीं उठता था। अगले 5 मिनट में दोनों पहला चीयर्स कर चुके थे। चीयर्स टू योर बुक। तो अब ये बताओ, उस दिन तुम रो क्यों रहे थे? तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं कहाँ रो रहा था। देखो बेटा सुदीप, ऐसा है, मानो तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, लेकिन मैं भी छोटी मोटी ही सही राइटर तो हूँ। कब कौन रो रहा है पता चल जाता है। नाटक मत करो और बताओ। इसके बाद सुदीप यादव ने अपनी पूरी राम कहानी सुनाई। सुदीप की कहानी में कोई हीरोइन नहीं थी। उसके पास टाइम नहीं था इन सब के लिए। उसके बहुत कम दोस्त थे, जो थे वो भी उसके पैसे की वजह से दूर हो गए थे। हालांकि कुछ दोस्त ऐसे थे जो हमेशा उसको ज़मीन पर रखते थे। जब भी उसको लगने लगता कि उसने ज़िंदगी में बहुत नाम और पैसा कमा लिया है, तो वह अपने सबसे करीबी दोस्तों के पास जाता और उसको बोलता था कि वो उसे गाली दे। सुदीप को पता था कि आसमान में है वो, लेकिन वो एक पाँव ज़मीन पर रखना चाहता था। इसलिए वो बड़ी बड़ी पार्टीज़ में बोर होता था, क्योंकि 99% लोग जो उससे मिलते थे उसको अपना आइडिया बेचना चाहते थे। वो अब तक एक भी बिजनेस पर टिका नहीं था। इसलिए 2008 के शेयर मार्केट क्रैश होने के बाद वो बस अपनी वेबसाइट बुक माई ट्रिप को दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बनाना चाहता था। वो एक जगह फोकस करना चाहता था। उसको लगता था कि हर कंपनी बस उसने खरीदी बेची है। खुद कभी लग कर कोई ऐसी कंपनी खड़ी नहीं की जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में एक हो जाए। सुदीप अपने आप को ये प्रूव करना चाहता था। 2008 में अमेरिका में बड़े बैंक बंद हो रहे थे। इस चक्कर में पूरी दुनिया की हर इकोनॉमी पर उसका असर पड़ा था। लोगों ने ट्रैवल कम कर दिया था। अभी ऑनलाइन पेमेंट करने में लोगों को उतना भरोसा नहीं था। इसलिए भी सुदीप की वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं पड़ रहा था। उसकी कंपनी की वैल्यू करोड़ों में थी। उसको कुछ लोगों के पैसे देकर उसकी कंपनी में शेयर लेना चाह रहे थे, लेकिन सुदीप को लगता था कि अगर बाहर से पैसा लगा तो उसको बाहर वालों की बातों को भी सुनना पड़ेगा। दिक्कत ये थी कि अभी सुदीप का बिजनेस जिस स्टेज में था, वहाँ बिना और पैसा डाले बिजनेस आगे बढ़ नहीं सकता था। मैं बनारस इसलिए आया था कि शांति से बैठकर कुछ सोच पाऊँ कि मुझे अपने शेयर बेचने हैं या नहीं। सुदीप ने शाम को तीसरा पैक ख़त्म करते हुए बताया। तो क्या सोचा तुमने? मन तो नहीं है, लेकिन आगे बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए, बहुत पैसा। वो बिना शेयर बेचे आएंगे नहीं। इतनी बातचीत में बात 4 पैक तक आ चुकी थी। सुदीप ने उठकर सामने शीशे से पर्दा हटा दिया। होटल के कमरे से अक्सर शहर झिलमिलाते हुए सुंदर दिखता है। सुदीप 5 मिनट तक कमरे की खिड़की से बाहर सड़क पर और आसमान में देखता रहा। सुदीप जब पर्दा हटाकर घूमा तो न केवल उसकी आंखों में बल्कि गालों पर भी आंसू थे। चित्रा ने बढ़कर उसको गले लगाने का सोचा, लेकिन लगाया नहीं। हालांकि ये वो मोमेंट था जब चित्रा सुदीप के पास आ सकती थी, उसको कुछ पूछ सकती थी, बता सकती थी, वो गले लगा सकती थी, उसको समझा सकती थी कि कोई बात नहीं, सब एक दिन ठीक हो जाएगा, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। इस उम्मीद पर एक नहीं, ना जाने कितनी दुनिया चल रही होंगी। चित्रा वहीं बेड के पास पड़े टॉवल को उठाकर सुदीप को दे सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चित्रा ने एक बार फिर सुदीप को गले लगाने का सोचा और तौलिया उठाकर आगे कर दिया। सुदीप ने तौलिए से अपना चेहरा ढक लिया। सुदीप ने अगर अपने चेहरे को ढका नहीं होता तो चित्रा कभी उसे गले लगाने की हिम्मत नहीं कर पाती। चित्रा ने सुदीप को गले लगा लिया। सुदीप और चित्रा एक दूसरे को गले लगाए वैसे ही कुछ देर खड़े रहे। हम कुछ काम क्यों नहीं करते और एकदम वही काम क्यों कर लेते हैं? इसकी कोई ठोस वजह कभी किसी को पता नहीं चलती। एकदम हमारे अंदर वो कौन है जो बोल देता है कि रुको मत, आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर वो कौन है जिसको हम बिल्कुल भी नहीं जानते। इसलिए शायद कहा जाता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम सब लोग पहले से प्रोग्राम किए हुए वीडियो गेम का एक हिस्सा हैं। जो चाहे गेम जीते या हारे, एक दिन बोर होकर कोई हमारी पावर सप्लाई बंद कर देगा। इसके बाद बहुत देर तक सुदीप चुप नहीं हुआ। वो फफक फफक कर बच्चों जैसा रोता रहा।
आस-पास देखकर पता ही नहीं चलता था कि कौन कितने आंसू लेकर भटक रहा है। हमें सामने वाले का सब कुछ पता होता है, बस आंसुओं का हिसाब किताब कोई करता ही नहीं। दुनिया आंसुओं का हिसाब किताब कर लेती तो जीना थोड़ा आसान हो जाता। चित्रा ने सुदीप को चुप करवाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। चित्रा की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो जोर से रोना नहीं चाहती थी। सुदीप के रोने की वजह से चित्रा का गला भी भीग चुका था। रोते हुए सुदीप की नाक वैसे ही बह रही थी जैसे सबकी बहती है। सुदीप को रोने के कुछ देर बाद एहसास हुआ कि वो ऐसे क्यों रो रहा है। कहानी में हीरो के रोने से कहानी कमज़ोर पड़ती है, नहीं तो हीरो, हाँ मैंने पहले ही बता दिया था कि इस कहानी के हीरो में वो सारी कमियां हैं जो सब में होती हैं। वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होने के बाद भी परेशान है। सुदीप अगर यहाँ नहीं रोता तो ये चित्रा उसे गले ना लगाती। चित्रा अगर उसे गले ना लगाती तो उसके गले से लेकर उसका टॉप तक नहीं भीगता। अगर ये सब नहीं होता तो चित्रा और सुदीप एकदम से इतने पास भी नहीं आए होते। सुदीप को 4 पैग भर रोने के बाद समझ में आया कि अब वो बहुत हल्का महसूस कर रहा है। अब उसको चित्रा के पास से उठ जाना चाहिए। उठने से पहले उसने कहा, तुम ये सब किसी कहानी में तो नहीं लिखने वाली?" चित्रा ने बड़ी ईमानदारी से कहा, पता नहीं, लेकिन सीन अच्छा है।" और फिर दोनों हंस पड़े। सुदीप के जाने से पहले चित्रा वॉशरूम गई। उसने अपना मुंह धोया और ठीक उतनी देर अपने चेहरे को शीशे में देखा जितनी देर सुदीप ने देखा था। वॉशरूम के शीशे ने वो शक्ल देखी जो चित्रा छुपा रही थी। सुदीप अब तक बहुत नॉर्मल हो चुका था। उसने टीवी अनम्यूट किया। वहाँ अनजाना अनजानी फिल्म का गाना "तुझे भुला दिया" चल रहा था। "तुम किस लिए रो रही थी उस दिन?" "बस यार ऐसे ही। मेरी लाइफ में इतने बड़े टेंशन नहीं जैसे तुम्हारे में है।" "फिर भी पति कैसा है तुम्हारा?" "बहुत अच्छा था।" "था मतलब?" "2 साल पहले डिवोर्स हो चुका ना।" "डिवोर्स हो चुका है, फिर क्यों रो रही थी?" सुदीप ने हल्का सा मजाक के अंदाज में पूछा। "पति के लिए थोड़ी ना कोई रोता है यार। अच्छा पति नहीं मिला तो छोड़ दो, आगे बढ़ो, उसमें क्या है। लड़कियों के लिए इतना आसान होता है क्या? फिर रो क्यों रही थी?" "मुझे ऐसे ही रोना आ जाता है, बिना किसी वजह के।" "पक्का?" "हाँ पक्का। कुछ खाने का ऑर्डर कर दो।" "खाना खाने के बाद बताना क्यों रो रही थी।" चित्रा मना कर सकती थी कि उसे नहीं बताना कि वो क्यों रो रही थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोच के उसने कह दिया, "कल सुबह सुबह घाट पर नाम में बताऊंगी। बोलो चलेगा तुम्हें?" "एक दिन में एक का ही रोना काफ़ी नहीं है।" सुदीप तुरंत तैयार हो गया। सुदीप के मन में आया कि वो पूछे कि रात के 1 बज चुके हैं, वो इतनी रात अपने कमरे पर जाएगी? सुबह वो उसको कहाँ से लेगा? चित्रा इतना कुछ नहीं सोच रही थी। "सुबह यहीं से चलेंगे कि तुम्हें होटल से लेना है?" "1 ही बज रहा है, 5:30 पर निकल लेंगे यहीं से। तुम्हें सोना है?" नहीं मुझे नहीं सोना।" "तो ये बताओ, तुमने 35 की उम्र में रिटायर होने का सोच रखा है, करोगे क्या रिटायर होकर?" "तुम मेरा मजाक उड़ाओगे?" "अरे बता दो यादव जी।" "रिटायर मतलब रिटायर, कुछ करना ही क्यों है? कुछ करना ही ना पड़े इसलिए तो रिटायर होना पड़ता है चित्रा पाठक जी।" "फिर भी टाइम पास कैसे करोगे? बोर नहीं हो जाओगे?" "नहीं, दिन भर बैठकर चिल करूँगा, अपने बच्चों के साथ खेलूँगा, घर के खेत में फूल पत्तों को पानी दूंगा, मुराकामी की बची हुई किताबें पढ़ूंगा। तब तक तुम्हारी एक किताब भी आ जाएगी, वो भी पढ़ूंगा।" "इतने बोरिंग तुम दिखते तो नहीं हो यादव जी।" "इसमें बोरिंग होने वाली क्या बात है पाठक जी? रिटायर होने का आइडिया ही इतना बोरिंग है। आप पागल हैं क्या पाठक जी? सोचो, 35 की उम्र में आदमी एकदम आज़ाद। नॉर्मल आदमी उस समय अपने बच्चों के एडमिशन से लेकर अपने करियर तक सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा। ये वही उम्र है जब माँ बाप बूढ़े हो रहे होते हैं। सबको पता है कि माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, फिर भी आदमी उनको टाइम नहीं दे पाता। इन शॉर्ट, आदमी अपने पास और फ्यूचर दोनों के बीच में पिस रहा होता है। चलो मान ली तुम्हारी बात। तुम्हें इतनी अटेंशन की आदत पड़ चुकी है, इतने लोग जानते हैं तुम्हें, इतने सारे फैंस हैं, उनका क्या करोगे? उनसे पीछा कैसे छुड़ाओगे? लग रहा है मेरे बारे में सब कुछ गूगल कर लिया है तुमने। और क्या, लेकिन एक बात है, तुम अपने ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल से कितना अलग हो। हर आदमी अपने फेसबुक प्रोफाइल से बहुत अलग होता है। खैर, तुम्हारे रिटायरमेंट की बात हो रही थी। इतने पॉपुलर हो तुम, उसका क्या करोगे?
तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मरूं तो किसी को पता ना चले, कोई शोर ना मचे, कोई ना रोए, सोशल मीडिया पर मेरी तारीफ में लंबे लंबे पोस्ट ना लिखे जाएं, ना ही कोई मेरी फ़ोटो शेयर करके मेरे बारे में कोई कहानी सुनाए। मरने की इतनी सारी बातें कर रहे हो, मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा हो तो वो भी बता दो। मैं ना कभी बूढ़ी होने वाली हूँ और ना ही कभी मरने वाली हूँ। चित्रा ने ये कहते हुए सुदीप के कंधे पर सर रख दिया और दोबारा बोली, मुझे मरने की बातों से डर लगता है। आई होप मेरे सर रखने से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सुदीप ने हाँ या ना में कुछ जवाब नहीं दिया। सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दो। अलार्म के लिए मुझे मोबाइल खोलना पड़ेगा, रिसेप्शन पर कह देता हूँ। इन सब बातों में करीब 2:45 बज चुके थे। चित्रा की आंखों में नींद नहीं थी और सुदीप की आंखों में नींद ही नींद थी। कल जब मैं बहुत बड़ी राइटर हो जाऊंगी तो तुमसे किताब लॉन्च करवाऊंगी। तुम्हारे सोशल मीडिया पर इतने फॉलोअर्स हैं, उसके 5% भी किताब खरीद लेंगे तो मेरी किताब बेस्ट सेलर बन जाएगी। किताब प्रमोट करने में नाटक तो नहीं करोगे? चित्रा को ये एहसास ही नहीं था कि सुदीप सो चुका है। उसने अपना मोबाइल खोला, अपनी और सुदीप की फ़ोटो खींची, फ़ोटो को 1-2 बार देखा, फ़ोटो डिलीट की और सोने की कोशिश करने लगी। फ़ोटो खींचकर उसको 5 सेकंड बाद डिलीट कर देने के पीछे क्या वजह होती होगी, ये कहना मुश्किल है। कम से कम ये बात कहानी लिखते हुए मुझे समझ नहीं आई कि चित्रा ने क्यों ऐसा किया होगा। चित्रा अपनी ज़िंदगी में जितना सुलझी हुई थी, उस हिसाब से तो उसे फ़ोटो ही नहीं खींचनी चाहिए थी। वो कोई कॉलेज की लड़की तो थी नहीं जिसके मन में दुनिया को लेकर कोई कड़वाहट ना हो। खैर, कुछ बातें जो मुझे समझ नहीं आई, मैं उसको वैसे ही इसलिए लिखते रहा हूँ कि शायद पढ़ने वाले अपने हिसाब से कहानी बढ़ा घटा लेंगे। मुझे बस इतना पता है कि हर कहानी को ख़त्म करने के कई मौके आते हैं, लेकिन कभी किरदार तो कभी लेखक की जिद के आगे वो मौके फ्रीज़ नहीं हो पाते। किसी पल को फ्रीज़ कर लेने की नाकाम कोशिश होती रहनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या बचाना था और क्या गंवाना था, ये बात आखिर से पहले समझ ही नहीं आती। वो फ़ोटो डिलीट कर देने के बाद भी फोल्डर में थी। चित्रा ने उस फ़ोटो को डिलीट वाले फोल्डर से दोबारा डिलीट करके उस फ्रीज़ मोमेंट को आज़ाद कर दिया। 11 अक्टूबर 2010 सुबह 6 बजे, 80 घाट, बनारस। सुदीप और चित्रा को घाट पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई। इसकी वजह चित्रा नहीं थी, वो तो तुरंत ही तैयार हो गई थी, लेकिन सुदीप ने ही वॉशरूम में कुछ ज़्यादा टाइम लगा दिया। खैर, होटल से निकलते हुए सुदीप ने रिसेप्शन पर कार के लिए कहा तो चित्रा ही बोली, पागल हो क्या, ऑटो से चलते हैं। दौड़ते भागते दोनों घाट पर पहुंचे। चित्रा ने पहले से एक नाव वाले को फिक्स कर रखा था। जैसे ही दोनों नाव में बैठे तो एक बाबा आकर नाव में बैठ गए। हालांकि दोनों ने पूरी नाव बुक की हुई थी, लेकिन बाबा ने हिलने का नाम नहीं लिया। नाव वाले ने बाबा को 2-4 बनारसी गालियां भी दी, लेकिन सुदीप ने नाव वाले को इशारा किया कि बाबा को साथ चलने दिया जाए। सर, आप जानते नहीं बाबा को, यह आदमी हैंड पंप है, कितना अंदर है पता ही नहीं, कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, पहले भी कई कस्टमर खराब कर चुका है। बाबा ने तुरंत जय भोलेनाथ बोलकर आसमान की ओर देखा। नाव वाला बाबा से अच्छा खासा गुस्सा था। साहब, जितनी देर भांग पीता है बस उतनी देर होश में रहता है ये बाबा। जैसे ही नाव चलकर घाट से थोड़ी दूर आई तो नाव वाला बोला, नौकरी चाकरी बेटी बेटा जो मांगना है गंगा जी से मांग लीजिए साहब। चित्रा बोली, सुनो, रिटायरमेंट मांग लो। ये सुनकर नाव वाला बोला, अभी तो भैया की नौकरी नहीं होगी, दीदी आप अब भाई से रिटायरमेंट मांगने लगी। ये सुनकर सुदीप ने नाव में पड़े कंकड़ गंगा में फेंकते हुए कहा, अच्छी नौकरी ही मांग लेता हूँ। ये बोलकर सुदीप ने आंखें बंद कर ली। नाव वाला देख रहा था कि चित्रा ने आंखें बंद नहीं की है। दीदी, आप भी सच्चे मन से कुछ भी मांग लीजिए, गंगा मैया सदियों से सबे दे रही हैं। उधर बाबा ये सब कुछ देखकर चुप थे। सुदीप ने आंखें खोलकर कहा, बाबा कुछ सुना दीजिए। बाबा के हाथ में मंजीरा था। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सुदीप की ओर चेहरा हटाकर आसमान की तरफ देखने लगे और 2 मिनट बाद सुनाना शुरू किया। सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लात चलेगा बंजारा, ये धूम धड़क्का साथ लिए क्यों फिरता है जंगल जंगल। एक तिनका साथ ना जावेगा, मौकूफ़ हुआ जब अनौल जल। घर बार अटारी चौपारी क्या खासा, तन सुख है मसलन। क्या चिलमन पर्दे फर्श नए, क्या लाल पलंग और रंग महल, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लात चलेगा बंजारा।
बाबा सुनाते हुए बिल्कुल ऐसे मगन हो गए थे जैसे भोले बाबा से सीधा कांटेक्ट हो गया हो। बाबा सुनाने के बाद जब चुप हुए तब चित्रा ने पूछा, बाबा आप जो सुना रहे थे वो कबीरदास का है ना? नज़ीर अकबराबादी नाम का बड़ा शायर हुआ था बेटी, वो भी कबीर था। तुझमें मुझमें इस लड़के में सबके अंदर कबीर है। इसके बाद बाबा बहुत देर तक कुछ ना कुछ गाते रहे, लेकिन सुदीप को सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लात चलेगा बंजारा वाली लाइन चिपक गई। बाबा को नदी के पार रामनगर महल की तरफ जाना था। बाबा नदी की दूसरी तरफ उतर गए। बाबा जब नाव से उतर कर जा रहे थे तो सुदीप ने उनको वापस बुलाया। उसकी जेब में करीब 7,000 रुपये कैश था। उसने सब उठाकर बाबा के हाथ में रख दिया। बाबा ने मजीरा बजाया और सुदीप के कान के पास आकर धीरे से बोला, जय भोलेनाथ, परेशान मत होइयो, जितना लुटाएगा उतना ही आनंद आएगा। तू कबीर है कबीर। सुदीप ने और भी कुछ सवाल पूछना चाहा, लेकिन बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। बस नदी के पास से मुट्ठी भर रेत उठाकर हवा में छोड़ दी। रेत कुछ देर तक उड़ती हुई नीचे रेत में जाकर मिल गई। नीचे पड़ी हुई रेत को देखकर ये पहचानना मुश्किल था कि हवा से उड़कर कौन सी रेत गिरी थी। बाबा धीरे धीरे चलते हुए नज़रों से ओझल हो गए। हवा में रेत के मिलने और फिर रेत में मिल जाने के हज़ारों मतलब हो सकते हैं। जैसे कि हर आदमी एक दिन रेती बन जाएगा, रेत जिसमें बैठकर लोग ज़िंदगी के बारे में बातें करेंगे। सुदीप को अपना मतलब तब भी नहीं मिला था। क्या सर, ये बाबा कुछ भी बोलता है, आपको इतने पैसे नहीं देने चाहिए थे। सुदीप नाव वाले से कुछ नहीं बोला। पागल हो क्या तुम? कोई ऐसे पैसे उड़ाता है? इससे अच्छा तो किसी अनाथालय में दे देते। चित्रा यार प्लीज़। सुदीप ने चित्रा को चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद चित्रा ने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। सुदीप अभी तक नदी के किनारे वाली रेत को देख रहा था। सुबह अब तक ठीक से उग चुकी थी। सूरज बाहर आ गया था। सुदीप कभी घड़ी नहीं पहनता था, इसलिए उसने नाव वाले से टाइम पूछा। सुबह के 7:30 बज चुके थे। थोड़ी देर हो गई, सुदीप बोला। बनारस में किसी बात के लिए कभी देर नहीं होती। देर नहीं हुई तो ये बताओ कि तुम्हें लाइफ से चाहिए क्या? छोड़ो यार, तुम भी कहाँ इतना बड़ा सवाल लेकर बैठ गए। नहीं बताना? अरे बताओ ना। बोला ना नहीं बताना। ऐसे कैसे नहीं बताना, बताओ। सुदीप के बार बार पूछने पर चित्रा ने आखिर उसे बता ही दिया। मैं चाहती हूँ कि मुझे हर कोई पहचाने, मेरे अपने कमाए हुए खूब पैसे हों, मेरी किताब लाखों में बिके, हर जगह मुझे बोलने के लिए बुलाया जाए, न्यूज़पेपर में फ़ोटो आए मेरी, न्यूज़ रूम में मुझे बुलाया जाए। इन शॉर्ट, चित्रा पाठक को कोई अवार्ड नहीं कर पाए। तो चित्रा मैडम रिच एंड फेमस पेज 3 सेलिब्रिटी होना चाहती है। हाँ, ऐसे ही समझ लो। तो इसमें रोने की क्या बात है? मुझे नहीं लगता ये सब हो पाएगा। मैं पिछले 3 साल से एक किताब पूरी नहीं कर पाई। जाओ बच्चा, वरदान देते हैं तुम्हें। तुम एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लेखिका बनोगी, बड़ी राइटर हो जाओगी तो भूल तो नहीं जाओगी ना? सुदीप ने कहा, वेल, बाद में मैं तुम्हें पहचानूंगी या नहीं, अभी से तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। चित्रा और सुदीप ठहठहा कर हंस पड़े। नाव थोड़ी देर तक घाटों के पास होते हुए वहीं लौट आई जहाँ से शुरू हुई थी। घाट आ चुका था। चलो कुल्हड़ वाली चाय पिलवाओ, एक भी पैसा नहीं है जेब में। चित्रा ने 2 कुल्हड़ चाय ली और वहीं सुदीप के पड़ोस में बैठ गई। चित्रा अपनी कहानी का अंत ढूंढ चुकी थी और सुदीप अपनी कहानी की शुरुआत। चित्रा ने कुल्हड़ की चाय को ख़त्म करते हुए कहा, कुल्हड़ वाली चाय जल्दी ख़त्म हो जाती है। हाँ, और छुट्टियाँ भी। तुम्हारा अपडेट तो मुझे अखबारों से मिलता ही रहेगा। हाँ पक्का। तुम भी अपना किताब ख़त्म करो तो मुझे बताना। पक्का बताऊंगी। तो कब मुलाकात होगी अब? सुदीप ने यह सवाल क्यों पूछा होगा, इसकी एक ही वजह समझ में आती है। सुदीप अगर रात में चित्रा के सामने रोया नहीं होता तो शायद वो ये सवाल नहीं पूछता। कुछ भी हो, अगर कोई लड़का किसी के सामने रो देता है तो वो सामने वाले के करीब अपने आप आ जाता है। लड़कियों के साथ भी शायद ऐसा होता हो। साथ रोना साथ हंसने से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ होगा? मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। नहीं, मत करना। चित्रा ने दूसरी कुल्हड़ वाली चाय लेते हुए कहा, लेकिन फिर उसके बाद जोड़ा, हाँ, अगर किसी दिन बहुत उदास हो ना तो कॉल करना। तुम उदास होंगी तो क्या करोगी? मुझे मालूम है तुम बिज़ी हो, तुम्हें परेशान नहीं करूँगी।
ये वो पल था जब सुदीप को पहली बार अपनी ज़िंदगी से नफ़रत हुई। क्यों था वो इतना बिजी? क्यों उसके पास किसी भी चीज़ के लिए बहुत कम टाइम था? क्यों उसको अपने 35 साल का होने की जल्दी थी? हम लाइफ में इतना बिजी होकर क्या ही उखाड़ ले रहे हैं? लाइफ में अगर कुछ उखाड़ लेने लायक है तो वो है फुर्सत। ये वो पल था जिसमें सुदीप को कोई बड़ा फैसला लेना था। तुम्हारा जिस दिन रोने का मन करे उस दिन कॉल कर लेना, मैं आने की कोशिश करूँगा। देखो करोड़पति इंसान, एक कुल्हड़ वाली चाय का इतना एहसान मत मानो। वैसे भी मेरी लाइफ तो हैम्परिंग होने वाली है। तुम्हारा कभी रोने का मन करे तो तुम कॉल कर लेना, ठीक? ठीक है ना? ये घटिया सी तसल्ली कि जब भी तुम्हें अकेला लगे तो मैं हूँ, शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी तसल्ली है। दुनिया में इतना कुछ है करने को, फिर भी आदमी अकेला हो जाता है। प्यार की कहानियाँ इसलिए प्यार करने वालों के मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं क्योंकि उनके अंत में उम्मीद हो या ना हो, लेकिन उनकी शुरुआत एक सुई की नोक जितनी उम्मीद से होती है। चलें? थोड़ी देर में सुदीप ने अपनी सबसे छोटी उंगली से चित्रा की सबसे छोटी उंगली को गले लगाया। दोनों उंगलियां मिलकर खुश हुईं, थोड़ा सा रोई। चित्रा की उंगली ने सुदीप की उंगली से पूछा, अब कब मिलना होगा? सुदीप की उंगली ने कहा, पता नहीं। चित्रा की उंगली ने सुदीप की उंगली को ऊपर से नीचे तक छूकर कहा, पता करके बताओ। कोई किसी को छोटी उंगली जितना भर भी सही से छू ले तो सब कुछ कितना आसान हो जाए। छूना जब केवल छूने के लिए हो, कहीं पहुंचने के लिए नहीं। जब शरीर एक दूसरे पर चढ़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की धूल साफ करने के लिए हाथ बढ़ाएं। तन की धूल साफ करने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है, कितना कुछ है। मन की धूल की मन की धूल मन की धूल की दुनिया में कोई औकात ही नहीं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि साल में कम से कम एक बार मिले? बहुत ही ख़राब आइडिया है। अच्छा, 2 साल में एक बार? उससे भी ख़राब प्लान। छोटी उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई उदास थी। गंगा बनारस तक आते आते ठहर जाती है ताकि उसके पड़ोस में बैठे लोग भी ठहर सकें। हम तब मिलेंगे जब या तो हम बहुत खुश होंगे या फिर बहुत उदास होंगे, चित्रा ने कहा। ऐसे तो शायद कभी मिलना ही ना हो। प्लान नहीं करते हैं सुदीप, मिलना होगा तो मिल लेंगे। चलो, ये भी ठीक है। फ्लाइट कितने बजे की है तुम्हारी? 5:30। और तुम्हारी? 6। चलो एक काम करता हूँ, एयरपोर्ट साथ चलते हैं, मैं तुम्हें होटल से ले लूँगा। तुम मुंबई जा रहे हो? हाँ, तुम बोलो तो दिल्ली से होते हुए चला जाऊँ। फ्लर्ट तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। चित्रा घाट से उठ गई। दोनों वहाँ से चल दिए। पास पड़ा कुल्हड़ कूड़ेदान में छलांग लगाकर टूट गया और टूटकर दोनों कुल्हड़ एक हो गए। गंगा जी ने दोनों को 80 से जाते हुए देखा। पिज़्ज़ेरिया के वेटर ने दोनों को एक साथ देखकर हवा में आंख मारी। 11 अक्टूबर 2010 शाम 4:30 बनारस एयरपोर्ट। सुदीप के हाथों में मुराकामी की वही किताब थी जो चित्रा ने उसे एक दिन पहले दी थी। चित्रा वहीं सुदीप के साथ बैठी हुई थी। उनकी अभी तक की बातें बहुत ही बोरिंग टाइप की हुई थी, जैसे कि अगर तुम मुंबई आना तो मिलना, अगर तुम दिल्ली आना तो बताना, तुम अगर किताब ख़त्म करना तो बताना, तुम अगर अपने शेयर बेचना तो बताना। सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे में ही दोनों के बीच कुछ दूरी आ गई थी। चित्रा और सुदीप दोनों के लिए ऐसे किसी अजनबी से मिलना नया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें और क्या नहीं। बस एक बात तय थी कि उन्हें कुछ ना कुछ बोलना था। चित्रा के हाथ की छोटी वाली उंगली बेचैन थी। सुदीप के हाथ की छोटी उंगली ठीक उतना ही बेचैन थी। बातें होते होते रुक जा रही थी, कहीं पहुंच नहीं रही थी। उंगलियां अगली बार मिलने का कोई वादा चाहती थी। चित्रा की फ़्लाइट का अनाउंसमेंट शुरू हो चुका था। उसकी फ़्लाइट के सभी लोग लाइन में लग गए। वो वहीं कुर्सी पर सुदीप के पास बैठी रही। धीरे धीरे लाइन छोटी होती जा रही थी। उस फ्लाइट में हर चढ़ने वाले को ट्रेन के जनरल डब्बे में चढ़ने की जितनी जल्दी थी। लाइन में जब बस 2-3 लोग बचे तो सुदीप ने कहा, फ़्लाइट छोड़ ही रही हो तो मुंबई चलो साथ में। मुंबई? वहाँ आकर क्या करूँगी? रो लेना थोड़ा, फिर कभी आऊँगी। चित्रा ने सुदीप की शर्ट के धागे को हटाते हुए कहा, फिर कभी नहीं आता। सुदीप ने एकदम सीरियस होकर चित्रा की आंखों में देखते हुए कहा। फ्लाइट का अनाउंसमेंट शुरू हो चुका है। चित्रा ने अपनी आंखों के समंदर को अपने रुमाल में कैद कर लिया। वो सुदीप को गले लगाकर उसके कान में फुसफुसाए, फिर कभी जल्दी ही आएगा।
जाने से पहले चित्रा ने सुदीप की किताब को उसके हाथ से छीना और जहाँ उसने 10 अक्टूबर 2010 की तारीख डाली थी वहाँ पर उसने लिखा 10 अक्टूबर 2011, बस 1 साल बाद मिलते हैं। और इसके नीचे चित्रा ने अपना नंबर लिखा। उधर फ्लाइट अटेंडेंट ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लास्ट कॉल फॉर द गेस्ट फ्लाइंग टू दिल्ली। चित्रा ने चलना शुरू किया। सुदीप ने चित्रा के लिखे हुए को छू कर देखा। सुदीप की छोटी उंगली अब खुश थी। उसने पूरे हाथ को खींचकर हवा में उठाया ताकि वो चित्रा को हाथ हिलाकर बाय बोल सके। चित्रा बिना पीछे मुड़े फ्लाइट में घुस गई। उसे फ्लाइट में घुसने के बाद पीछे मुड़कर देखा। खुश होना कितना आसान है अगर उसको एक तारीख से जोड़ दिया जाए। दुनिया को 10 अक्टूबर 2011 का इंतज़ार था। 1 साल बाद होटल ललित, दिल्ली कॉन्फ्रेंस हॉल। पिछले 1 साल में सुदीप और चित्रा ने एक भी बार एक दूसरे को किसी भी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। तारीख अगर तय हो तो वो एक बार नहीं आती, वो आने से कई दिनों पहले से आना शुरू हो जाती है। सुदीप और अभिजात होटल ललित के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे। सुदीप इस हॉल के कोने से दूसरे कोने में बेचैनी से टहल रहा था। सुदीप टहलते हुए बार बार कमरे के बाहर देख रहा था। सुदीप और अभिजात दोनों ने ब्लैक सूट पहना हुआ था। सुदीप पिछले 20 मिनट में 3 कप कॉफ़ी पी चुका था। मुझको सोचने के लिए 1 घंटे का टाइम और चाहिए। सुदीप ने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर पानी पीते हुए कहा। 1 घंटे में क्या हो जाएगा? अभिजात ने कुर्सी पर बैठे अपने लैपटॉप को बंद कर दिया। यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अभिजात अपनी सीट से उठा और सुदीप के कंधे पर हाथ रखकर बोला, यार, हम तो यही चाहते हैं ना कि बुक माई ट्रिप इंडिया की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी बने, और उसको बड़ा बनाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा बिना अपना शेयर बेचे आएगा नहीं। सुदीप अभी भी सोच रहा है। अभिजात ने टेबल के दूसरे कोने पर रखे कागज़ को उठाकर सुदीप के सामने रख दिया। सुदीप ने अपनी जेब से मॉन्ट ब्लांक पेन निकाल कर कागज़ पर साइन कर दी। साइन करने के बाद अभिजात ने हाथ में लिया और बोला, डेट भी डाल दो। सुदीप ने डेट कंफर्म करने के लिए अपनी जेब से मोबाइल निकालने के लिए हाथ डाला। इतने में अभिजात ने कहा, 9/10/11, 9 अक्टूबर 2011। डेट लिखते हुए सुदीप को याद आया कि चित्रा से मिले हुए उसे 1 साल हो गया है। इधर अभिजात ने किसी को कॉल किया और बोला, डील डन। 2 मिनट के भीतर ही 2-3 सूट पहने हुए लोग कमरे में घुसे और दोनों को बधाई देने लगे। इसके बाद उनमें से एक आदमी ने प्रेजेंटेशन चला दी जिसमें बुक माई ट्रिप के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ सजेशन थे। अभिजात सब कुछ बहुत ध्यान से सुन रहा था और सवाल जवाब भी कर रहा था। इधर सुदीप बिल्कुल चुपचाप बैठा था। हालांकि ऐसा होता नहीं था। सुदीप चुप था, उदास था। 2 घंटे में प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई। अभिजात ने बताया कि शाम को इन्वेस्टर्स के साथ डिनर पार्टी रखी है। सुदीप का डिनर के लिए जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। प्रेजेंटेशन के बाद एक फ़ोटोग्राफ़र कमरे में आया। उसने सुदीप के इन्वेस्टर से हाथ मिलाते हुए फ़ोटो खींची। यही तस्वीर अगले दिन के इकोनॉमिक टाइम्स की तस्वीर बनी, जिसकी हेडलाइन थी कि सुदीप यादव ने अपने 15% शेयर 200 करोड़ में बेचे। तस्वीर में सुदीप जैसे खुश था, उसको देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि तस्वीर के पीछे का सुदीप अंदर से कितना उदास था। उसको ये विश्वास था कि वो एक दिन अपनी कंपनी के शेयर दोबारा खरीद लेगा। फ़िलहाल कंपनी चलाने के लिए यही सबसे ज़रूरी था। सुदीप के ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया जिसका कुल इतना मतलब था कि बुक माई ट्रिप के साथ इन्वेस्टर आने से कंपनी अपना मिशन जल्द ही पूरा करेगी। बुक माई ट्रिप अगले कुछ सालों में इंडिया की नंबर 1 ट्रैवल कंपनी बन जाएगी। सुदीप शाम को डिनर पर मिलने का बोलकर ललित होटल से निकल गया। फ्री होते होते शाम के करीब 4 बज चुके थे। उसने कार में बैठते ही चित्रा को फ़ोन किया। चित्रा को फ़ोन का इंतज़ार था। सामान पैक कर लो, चलते हैं। ऐसे कोई फ़ोन करता है? ना हाय ना हेलो, साल भर से कोई हाल नहीं लिया। चित्रा ने टॉन्ट मारते हुए कहा, ये सब बातें मिलकर करना। 8 बजे कनॉट प्लेस पर मिलो। मैं दिल्ली में नहीं हूँ, तुम्हें आने से पहले मुझे बता देना था। तो वो जो किताब में लिखा था कि 10 अक्टूबर को मिलो, वो ऐसे ही लिखा था। खैर, तुम हो कहाँ? मैं आ जाता हूँ। आज कोई 10 तारीख थोड़ी है। बात 10 तारीख को मिलने की हुई थी। मैं कल आ रही हूँ, कल मिलते हैं। मैं कैंची धाम आई हूँ, उत्तराखंड में आई हूँ, कैंची धाम। एक काम करो, तुम वहीं रुको, मैं वहीं आता हूँ, कल मिलते हैं।
दोनों में से किसी ने फालतू के सवाल नहीं पूछे जो अक्सर लड़के और लड़कियां दोनों ही पूछ लेते हैं, जैसे कि क्यों मिलना है, हमें ऐसे नहीं मिलना चाहिए, मिलकर क्या होगा। कोई लड़की या लड़का अगर पूछे कि क्यों मिलना है और सामने वाला अगर उसका बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दे दे तो उससे कभी नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई बोले कि मिलकर देखते हैं, उससे ज़रूर मिलना चाहिए। मिलकर देखने में एक उम्मीद है कुछ ढूंढने की, थोड़ा रास्ता भटकने की, थोड़ा सुस्ताने की। उम्मीद इस बात की भी है कि नाउम्मीदी मिले, लेकिन इतना सोच समझ कर चलें भी तो क्या खाक चले। चित्रा और सुदीप दोनों ही कॉलेज के लड़का लड़की तो थे नहीं जिनको ज़िंदगी में पहली बार प्यार हुआ हो। चित्रा और सुदीप कोई प्यार होने की वजह से मिल भी नहीं रहे थे। एक वक्त के बाद प्यार में गुदगुदी होना बंद हो जाता है, लेकिन गुदगुदी में थोड़ा बहुत प्यार हमेशा बचा रहता है। चित्रा और सुदीप दोनों ही अपना रास्ता भले ना जानते हो, अपना गलत सही जानते थे। सुदीप डिनर में बस शक्ल दिखाने के लिए आया और निकल गया। उसे रात भर में कैंची धाम पहुंचना था। दिल्ली से कैंची धाम की दूरी करीब 8 घंटे की थी। 10 अक्टूबर 2011, कैंची धाम, उत्तराखंड, सुबह 6 बजे। सुदीप नीम करौली बाबा के आश्रम के मेन गेट के बाहर खड़ा था। आसपास की दुकानें भी खुली नहीं थी। चित्रा सामने से आ रही थी। सुदीप को मुंबई के मौसम की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसको वहाँ की हल्की हल्की ठंड बहुत अच्छी लग रही थी। चित्रा ने सुदीप को गले लगाया। 2010 के 10 अक्टूबर ने 2011 के 10 अक्टूबर को गले लगाया। चित्रा की छोटी उंगली ने सुदीप की छोटी उंगली से उसका हाल पूछा। सुदीप ने आश्रम देखा, वहाँ हाथ मुंह धोया। नीम करौली बाबा के बारे में जितना ही कम जानकारी है, उतनी ही ज़्यादा उनके बारे में कहानियाँ हैं। कुछ लोग उनको हनुमान जी का भक्त मानते हैं, कुछ कहते हैं कि वो खुद हनुमान थे। ऐसी मान्यता थी कि हिप्पी मूवमेंट के समय में नीम करौली बाबा विदेशियों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे। स्टीव जॉब्स अपनी भारत यात्रा के दौरान उनके आश्रम में आया था। हालांकि स्टीव जॉब्स का बाबा से मिलना नहीं हो पाया था। बाबा ने सन 1973 में अपना शरीर छोड़ दिया था। सुदीप के आश्रम से लौटने तक पास में एक दुकान खुल चुकी थी। दुकान पर एक 18-19 साल की लड़की थी। सुदीप का चाय पीने का बहुत मन हुआ। उसने उस लड़की से चाय देने के लिए कहा और पूछा, बाबा ऐसा क्या करते थे कि अमेरिका से इतने लोग आते हैं? बाबा कोई चमत्कार भी करते थे क्या? बाबा अब भी आते रहते हैं। लड़की ने ये इतने सीरियस तरीके से कहा कि जैसे उसने खुद बाबा को देखा हो। कायदे से सुदीप को इस बात पर हंसना चाहिए था, लेकिन वो हंसा नहीं। लड़की ने चाय देते हुए कहा, फेसबुक को जिसने बनाया था ना, वो क्या था, कुछ मार्क करके नाम। हाँ, मार्क जकरबर्ग। हाँ हाँ वही, वो भी 2-3 साल पहले यहाँ आया था। चित्रा और सुदीप अभी तक करीब करीब चुप ही थी। 1 साल की दूरी के बाद बात शुरू होने में कुछ समय तो लगता ही है। चाय पीकर सुदीप ने पूछा, तो क्या प्लान है फिर? तुम्हारे पास टाइम कितना है उस पर डिपेंड करता है। वैसे नैनीताल गए हो कभी? यहाँ से बस 17-18 किलोमीटर दूर है। चित्रा ने उससे पूछा। चलो सामान ले लो, टाइम का बाद में देखते हैं, आज का दिन तो है ही। चित्रा सुदीप को बताकर गई कि जितनी देर में वह सामान लेकर आ रही है उतनी देर में वो नीम करौली बाबा के मंदिर में होले। सुदीप ने जल्दी जल्दी में आश्रम का चक्कर लगाया और आश्रम के अंदर से कोसी नदी को बहते हुए देखा। नदी को बहते हुए देखना ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन नदी को बहते ही बहुत ध्यान से देखने पर एक मोमेंट आता है जब नदी रुक जाती है और बाकी सब कुछ पीछे छूटने लगता है। इसको साइंस की नज़रों से देखें तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर 1 मिनट को साइंस भूल जाए तो नदी का बहना बहुत बड़ी बात है। नदी और ज़िंदगी दोनों बहती हैं और दोनों ही धीरे धीरे सूखती रहती हैं। सुदीप कार से आया हुआ था। उसने ड्राइवर को वहीं छोड़ दिया। वैसे भी नैनीताल जाने के लिए थोड़े एक्सपर्ट ड्राइवर लगते हैं। सुदीप के लिए ये सब दिक्कतें कुछ थी ही नहीं। सुदीप ने जैसे ही पहाड़ के लिए अलग ड्राइवर किया, चित्रा ने कहा, ड्राइवर की क्या ज़रूरत है, मैं चला लूँगी। सुदीप को थोड़ा ताज्जुब हुआ। पक्का मार तो नहीं डालोगी? मैंने पहाड़ों में बहुत कार चलाई है, चिंता मत करो। और मर भी जाओगे तो क्या, तुम्हारे मरने की तो न्यूज़ बनेगी, हमारा क्या है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि चित्रा पाठक स्वर्ग सिधार गई। सुदीप कार में बैठकर अपनी बेल्ट लगाते हुए बोला, मैंने नैनीताल के सबसे अच्छे होटल में 2 कमरे बुक कराने के लिए अपनी टीम को बोल दिया। नैनीताल? वहाँ जा कौन रहा है? तुमने तो बोला हम नैनीताल जा रहे हैं। हाँ बोला था, लेकिन नैनीताल में इतनी भीड़ होती है कि मज़ा नहीं आएगा।
चित्रा ने कार चलाना शुरू करते हुए एक दो झटके दे दिए थे। चिंता मत करो, खो नहीं जाओगे, कहीं तो ले ही जाऊंगी तुमको। सुदीप अभी चित्रा के नए प्लान के साथ एडजस्ट कर ही रहा था कि चित्रा ने पूछा, तो मिस्टर मिलेनियर, ये बताओ कि पूरे 1 साल में 2 सबसे बड़ी चीज़ें क्या हुई तुम्हारे साथ? पहली चीज़, एक गर्लफ्रेंड बन गई। वाह, क्या नाम है, क्या करती है? सुनैना, ऑफिस में बिजनेस हेड है। गुड। दूसरी चीज़, मैंने अपने 15% शेयर कल बेच दिए। शेयर बेच दिए तुमने? कोई और ऑप्शन नहीं था। खैर, ये सब छोड़ो, अब तुम बताओ। मेरी लाइफ में कुछ नया नहीं यार। पिछले हफ्ते जाकर नॉवेल का पहला ड्राफ्ट पूरा हुआ है, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा ये तो बता दो, हम जा कहाँ रहे हैं? सुदीप ने चित्रा को कोहनी मारते हुए पूछा। सोना पानी गांव, मुक्तेश्वर के पास। कितनी दूर का रास्ता है? वहाँ जाने की कोई ख़ास वजह? सुदीप अपने मोबाइल पर गूगल मैप से वहाँ तक की दूरी देखने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल में सिग्नल आने बंद हो चुके हैं। हाँ, वहाँ मोबाइल के सिग्नल नहीं आते और वहाँ से हिमालय एकदम साफ दिखता है। एक बात और, मेरी किताब में हीरो हीरोइन पहली बार वहीं मिलते हैं। ये बताते हुए चित्रा ने कार जोर से मोड़ी और सुदीप को पहली बार शक हुआ कि चित्रा को कार चलाना उतना अच्छे से नहीं आता। सुदीप अच्छा खासा थका हुआ था, लेकिन चित्रा से मिलकर उसको अच्छा लग रहा था। पहाड़ों की हवा हल्के हल्के दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी। पहाड़ों की हवा थकान मिटा देती है। एक मोड़ पर छोटी सी दुकान पर रुककर उन्होंने चाय पी, पकौड़ियाँ खाई। सुदीप ने वहाँ पर मिनरल वाटर के बारे में पूछा तो चित्रा बोली, अरे एक दिन मिनरल वाटर नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे। इसके बाद चित्रा एक छोटे से कॉटेज में सुदीप को ले गई। कॉटेज में जाकर उसने बाकायदा रूम के लिए मोल भाव किया। उसने स्टाइल मारते हुए कहा भी कि पिछली बार तो आपने इतना नहीं लिया था, अब महंगा कर दिया। खैर, कॉटेज की खिड़की से बाहर पहाड़ कम आसमान ज़्यादा दिख रहा था। सुदीप ने कमरे में अपना सामान रखा, जूते खोलकर बेड पर पैर रखकर बैठ गया। चित्रा ने अदरक वाली चाय बनाने के लिए होटल वाले को बोला। कमरे में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। प्यार में सब कुछ आसान होता है, सब पता होता है कि अब क्या करना है, लेकिन सुदीप चित्रा से और चित्रा सुदीप से कोई प्यार तो करते नहीं थे। इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बातें ख़त्म होने के बाद बात क्या करनी होती है। असल में प्यार को हमने ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा जगह दे रखी है। हमें प्यार से जगह बचाकर कभी कभार ऐसे ही शहर से दूर चले जाना चाहिए, जहाँ रिश्ते में प्यार तो हो लेकिन प्यार का नाम ना हो। थोड़ी देर में ही चाय आ गई। सुदीप ने चाय के कप को पूरी हथेली से पकड़ते हुए कप की गर्मी को छुआ। मौसम ठीक ठाक ठंडा था। चाय पीने के बाद चित्रा उठी और सामने खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई। कमरे की बातें बार बार चुप हो जा रही थी। तो तुम्हारी किताब में पहली बार हीरो हीरोइन से किस बात से बात शुरू करता है? हाँ, वो पहली बार कुछ बोलते ही नहीं, बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। चित्रा ने वहीं खिड़की से हंसते हुए कहा। कभी तो बात शुरू करते होंगे, जब करते हैं तब क्या करते हैं? सुदीप ने अपना कप पास में पड़ी टेबल पर रखते हुए पूछा। हीरोइन हीरो के कमरे का दरवाज़ा रात के 1 बजे खटखटा कर पूछती है कि क्या वो उसके कमरे में आकर सो सकती है। उसको अकेले डर लग रहा है। हे भगवान, कैसी किताब लिख रही हो तुम, चीप टाइप। हाँ, इसमें क्या बुरी बात है, किसी को भी डर लग सकता है। खैर ये बताओ, तुम्हारे हीरो हीरोइन ज़िंदगी में कुछ करते भी हैं या बस फिल्मों के जैसे गाना गाते हैं और पहाड़ों पर घूमते हैं? मैं कुछ नहीं बता रही, तुम मजाक उड़ाओगे। अच्छा ठीक है, नहीं पूछूंगा। इतना तो बता दो कि कहानी के एंड में वो मिलते हैं। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी तुमको, हर चीज़ का मजाक उड़ाते हो तुम। इसके बाद चित्रा ने अपने बैग से किताब की मैन्युस्क्रिप्ट निकाली और सुदीप की ओर बढ़ाते हुए कहा, अगर मन करे तो पढ़ लेना। किताब की लेखिका सामने बैठी है, फिर भी कहानी पढ़नी पड़ेगी, इतना काम कराओगी तुम? सुदीप ने मैन्युस्क्रिप्ट पलटते हुए कहा। मन करे तो पढ़ना, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा ये बताओ कितने थके हो? अगर कम थके हो तो पास में कहीं घूमने चलते हैं। चित्रा ने बाहर देखते हुए कहा। थोड़ी देर में चले, रात में सही से नींद नहीं आई, 1-2 घंटे सो लूँ। सुदीप ने अपना मौजा उतार कर बेड पर लेटते हुए कहा। चित्रा ये कहकर कमरे से निकल गई कि वो कुछ देर बाद बाहर घूम कर आ जाएगी, उतनी देर वो सो जाए। तय ये हुआ कि दोनों दिन में आवारागर्दी करने जाएंगे। जितनी देर के लिए सुदीप सोया, उतनी देर में चित्रा ने बाहर निकलकर आसपास वालों से दोस्ती करके होटल वाले से उसकी बाइक ले ली थी।
चित्रा करीब 1:30 कमरे में घुसी और सुदीप को उठाना शुरू किया। सुदीप बहुत गहरी नींद में था। उसने कई बार सुदीप के कान में फुसफुसाकर उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन सुदीप पर कोई असर नहीं हुआ। उसको सोता देखकर कायदे से चित्रा को सुदीप का सर सहला देना चाहिए था, लेकिन वो कोई प्यार में थोड़े थे। चित्रा ने सुदीप का कंबल हटाया, अपने मोबाइल पर तेज़ आवाज़ में गाने बजा दिए। चित्रा की इतनी मेहनत के बाद कहीं जाकर सुदीप पर हल्का फुल्का असर हुआ। वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ और अपना कंबल वापस खींच लिया। इस बात पर अब चित्रा को गुस्सा आ गया। उसने सुदीप को ज़ोर से हिला दिया। फिर चित्रा को लगा कि रात भर ट्रैवल करके आया है, इसको अभी उठाने का फ़ायदा नहीं है। सुदीप को आधे घंटे और सोने दिया जाए, उतनी देर में वो नहा वहा लेगी। चित्रा ने नहाने के दौरान अपने आप को शीशे में ध्यान से देखा। उसके अपने माथे से दाईं तरफ एक सफ़ेद बाल दिखाई दिया। आधे घंटे बाद जब चित्रा नहाकर निकली तब जाकर सुदीप की नींद खुली और आँख खुलते ही उसने पूछा कि कितने बजे हैं। आज का पूरा दिन निकल गया। सुदीप ने उठकर सबसे पहले अपना मोबाइल चेक किया। अब भी मोबाइल में एक भी सिग्नल नहीं था। अब जल्दी से नहा लो, 2 बजने वाले हैं, मैंने बाइक का इंतज़ाम कर लिया है। सुदीप आराम से उठकर नहाया। उसने जब बाथरूम में 15 मिनट हो गए तो चित्रा बाहर से चिल्लाई, लड़कियां भी बाथरूम में इतनी देर तक नहीं नहाती। ये क्या बात हुई, लड़के भी देर तक नहाते हैं, अंदर से सुदीप ने कहा। बाथरूम चूँकि छोटा था, पूरा गीला हो चुका था, इसलिए सुदीप अब कपड़े अंदर नहीं पहन सकता था और ठंड भी बहुत लग रही थी उसे। वो अंदर से ही चिल्लाया कि चित्रा बाहर चली जाए, वो कपड़े कमरे में आकर पहनेगा। चित्रा बहुत ज़ोर से हंसी और दरवाजे के पास आकर चिल्लाई, कितने फट्टू हो तुम, मैंने खिड़की की तरफ मुँह कर लिया है, आ जाओ। सुदीप बाथरूम का दरवाज़ा खोलते ही देखता है कि चित्रा सामने बेड पर बैठे कोई किताब पढ़ रही है। सुदीप ने कमरे में आकर कपड़े पहने और अपने बाल बनाने लगा। बाल बनाते हुए जब उसने 2 मिनट से ज़्यादा हो गया तो चित्रा बोली, ज़्यादा बाल बनाने से सुंदर नहीं दिखने लगोगे। सुदीप ने यह सुनकर बीच में ही बाल बनाना बंद कर दिया और चित्रा की तरफ जोर से घूरा। दोनों ने कमरे से निकलकर पहले लंच किया, फिर बाइक पर बैठकर पहाड़ों में निकल गए। ये बताने की बात ही नहीं कि बाइक चित्रा चला रही थी। वो थोड़ी देर में एक सुनसान सड़क पर थे, जहाँ पर सब कुछ सुनाई पड़ रहा था, हवा, जानवर, खामोशी, सब कुछ। सामने सूरज डूबने में अभी कुछ देर थी। दोनों वहीं सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गए। ये जहाँ तुम बैठे हो ना, यहीं पर मेरी हीरोइन ने पहली बार हीरो का हाथ पकड़ती है। ऐसी क्या खास है इस कोने में, और तुम ये कैसी किताब लिख रही हो, हीरो हीरोइन वाली? कुछ अच्छा क्यों नहीं लिखती? हीरो हीरोइन वाली कहानी सुनते ही बोरिंग लगती है। ख़ास बात यह है कि यहाँ उसने पहली बार हीरो को छुआ था। पहली बार छूने की वजह से ये जगह इम्पॉर्टेंट है। मैं कैसी कहानियाँ लिखती हूँ, एक बार बुक आ जाए ना, तब तुम देखना। चित्रा ने आराम से अपने आप को चबूतरे पर एडजस्ट करते हुए कहा, तुम्हारी किताब के हीरो हीरोइन प्यार करने के अलावा कुछ नहीं करते ना? सुदीप ने थोड़ा सा टॉन्ट कसते हुए कहा। बहुत कुछ करते हैं, वो प्यार तो करते हैं, लेकिन दोनों मानना नहीं चाहते। हाँ, कोई नहीं पढ़ेगा ये किताब। अच्छा, अभी चुप हो जाओ। क्यों? देखो सामने सूरज डूब रहा है, सूरज को डिस्टर्ब मत करो। उनके पास से बहती हुई हवा सूरज को धीरे धीरे बुझा रही थी। बुझते बुझते सूरज उदास था, क्योंकि उसको शायद पता था कि शहर के जिस कोने में दोनों आज शाम बैठे हैं वहाँ कल नहीं होंगे। सूरज से मुलाकातें होती रहेंगी, लेकिन उनका अपना कोना खो जाएगा। चित्रा और सुदीप साथ साथ रहें या ना रहें, उनके बीच का कुछ ना कुछ हमेशा खोता रहेगा। दूर कहीं कोई बूढ़ी औरत एक पहाड़ी गाना गा रही थी, जिसका मतलब दोनों को ही नहीं पता था। सूरज को भी उस गाने का मतलब नहीं पता था, लेकिन वो इतनी बार ये गाना सुन चुका था कि उसे वो गाना याद हो गया था। ठीक वैसे जैसे बच्चे को लोरी याद पहले होती है और समझ बहुत बाद में आती है। सूरज के लिए दुनिया एक दिन और पुरानी हो गई थी। चित्रा और सुदीप के लिए दुनिया में होने का मतलब बस शाम को डूबते सूरज को देखकर चिपक कर टहलना भर था। चित्रा और सुदीप 2 दिन वहाँ रुके और दोनों दिन वे शाम इसी जगह पर आकर बैठे। 2 दिनों के दौरान वो कुछ देर बातें करते, कुछ देर चुप हो जाते। जितनी देर चुप होते उनको ऐसा ऑकवर्ड नहीं लगता। मुक्तेश्वर, जहाँ सुदीप और चित्रा रुके थे, वहाँ पर एक म्यूज़िकल बैंड रुका हुआ था। अपने अपने घरों को काफ़ी पीछे छोड़ आए लड़के लड़कियाँ। ये लोग शाम को आग जलाकर चारों ओर बैठ जाते। कोई कहानी सुनाता तो कोई कविता तो कोई गाना। किसी के पास दुनिया घूमने के किस्से थे तो किसी के पास हिमाचल के किसी छोटे से गांव में रहने वाली दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची की कहानी।
अगर कोई उन लड़के लड़कियों से दुनिया का सबसे घिसा हुआ सवाल पूछता कि और बताओ, तो हर किसी के पास बताने को बहुत कुछ था। उनकी कहानियों, कविताओं और गानों में रिसॉर्ट के सभी लोग खो जाते। जिसका जितना मन होता वो एक झोले में पैसे डाल देता। सुदीप ने सबसे नज़र बचाकर उनके झोले में 1 लाख रुपए का चेक रख दिया था। जिंदगी का एंड ऐसे ही होना चाहिए, जब गाना बजाना चल रहा हो और जब अगले दिन की सुबह का इंतज़ार ना हो। चलने से पहले सुदीप ने अगले साल का कोई वादा नहीं लिया। चित्रा ने अगली बार मिलने की कोई बात नहीं की। सुदीप को मुंबई लौटना था और चित्रा को दिल्ली रुकना था। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर चित्रा सुदीप को छोड़ने आई। सुदीप ने जाने से पहले अपने बैग से वही मुराकामी की किताब निकाली। इससे पहले वो चित्रा की ओर किताब बढ़ाता, चित्रा ने अपने आप किताब लेकर उसके आखिरी पन्ने पर 10 अक्टूबर 2012 की तारीख लिख दी और कहा, ये किताब क्यों लाए हो? अभी तक पूरी नहीं कर पा रहे? नहीं, अभी तक मैं इसे पूरा नहीं पढ़ पाया। सुदीप ने किताब हाथ में ली, तारीख देखी और बोला, मुझे मालूम है अगले 1 साल में तुम बहुत बड़ी राइटर हो चुकी होंगी। 1 साल में भूल मत जाना। चित्रा ने उसके जवाब में कुछ नहीं कहा। आगे बढ़कर सुदीप को गले लगा लिया। सुदीप ने एयरपोर्ट में अंदर घुसते ही अपनी सेक्रेटरी को कॉल किया और उसको 10 अक्टूबर का अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए। सेक्रेटरी चौंकी, क्योंकि 10 अक्टूबर तो बीत चुका था। तब सुदीप को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने असिस्टेंट को समझाया कि अगले साल के 10 अक्टूबर को शाम 6 बजे चित्रा के नाम पर ब्लॉक कर दी जाए। एयरपोर्ट में बैठकर सुदीप ने अपना मोबाइल का डेटा ऑन किया। इतने ज़्यादा नोटिफिकेशन थे कि फ़ोन थोड़ी देर के लिए हैंग हो गया। इधर चित्रा एयरपोर्ट के पास से बस लेकर अपने घर पहुंची। घर के बाहर 9-10 दिन के पेपर इकट्ठा थे। उसने सरसरी निगाह पेपर पर डाली। एक पन्ने पर सुदीप के शेयर बेचने वाली खबर की फ़ोटो भी थी। चित्रा का घर बहुत छोटा सा था। एक छोटा सा हॉल था जिसमें धूप आ रही थी। एक छोटी सी किताब की अलमारी के साथ में पढ़ने लिखने वाला टेबल था। रंग बिरंगे कई तरह के पेन, स्केच, कई तरह की नोटबुक, 2-3 अधूरी पड़ी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स। चित्रा कई दिन बाद घर लौटी थी। घर अच्छा खासा गंदा था। उसने पहले घर की सफाई की। फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। वो मैगी और ब्लैक कॉफ़ी लेकर बैठी और अपनी डायरी में 10 अक्टूबर 2012 की तारीख के आगे मीटिंग विद सुदीप लिख दिया। वो अपने छोटे से घर की सफाई तब तक करती रही जब तक थक नहीं गई। अकेले रहना आसान बनाने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। बहुत छोटी छोटी मुश्किलें, जैसे जिस दिन दरवाज़ा खोलने का मन नहीं करता उस दिन सबसे ज़्यादा घंटी बजती है। कभी कभी ज़िंदगी में बस इतना ही चाहिए होता है कि कोई दरवाज़ा खोलने वाला हो। चित्रा को पता था कि उसे चाहिए क्या, लेकिन पता होने के बाद भी रास्ता चल पाना इतना आसान होता तो चित्रा की किताब अब तक आ चुकी होती। 1 साल बाद 10 अक्टूबर 2012, दिल्ली, इंडियन बुक हाउस पब्लिशर ऑफिस। एक 40 साल की महिला जिसके बाल घुंघराले लेकिन छोटे थे, नाक में बड़ी सी बाली, फीचर एकदम शार्प, सांवली, कॉफ़ी मशीन से अपने हिसाब से कॉफ़ी बनाकर केबिन में घुसी जहाँ चित्रा बैठी हुई थी। चित्रा ने अपने बाल छोटे करा लिए थे। गले में एक बैंगनी दुपट्टा पहना था। 1 साल में वो थोड़ी सी मोटी हुई थी। आंखों पर एक चश्मा आ गया था जो उसको और भी सुंदर बना रहा था। चित्रा उस महिला के आने पर कुर्सी से उठी। हाय रुचिका। हाय चित्रा, कॉफ़ी? नो थैंक्स। रुचिका ने चित्रा को बैठने का इशारा किया। चित्रा ने पिछले 1 साल में जिस भी पब्लिशर को अपनी किताब भेजी उतनी जगह से रिजेक्शन आ चुका था। वो अपनी किताब छपने की उम्मीद करीब करीब खो चुकी थी। उधर चेतन भगत की किताब व्हाट यंग इंडिया वांट्स भी आ चुकी थी। उधर आमिश त्रिपाठी की 3 पार्ट सीरीज़ की आखिरी किताब द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास फरवरी 2013 में आने वाली थी, जिसके बारे में ये खबर थी कि पब्लिशर ने करीब 5 करोड़ रुपए के एडवांस रॉयल्टी दी थी। उधर एक नए राइटर रविंदर सिंह की किताब आई टू हैड अ लव स्टोरी को पेंगुइन पब्लिशर ने दोबारा छापा था। रविंदर की किताब मार्केट में आने के बाद से लगातार बिक रही थी। चित्रा लिखने में कैसी थी कैसी नहीं थी ये तो वैसे भी समय बताने वाला था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठती जा रही थी कि शायद वो ये सब कर ही नहीं पाएगी। उसको लगने लगा था कि वो पीछे छूट गई है। लाइफ इतनी भी आसान नहीं थी। उसकी सेविंग के पैसे धीरे धीरे कम हो रहे थे। उसने 1-2 न्यूज़पेपर के लिए लिखना शुरू किया था, लेकिन उसमें उसका मन नहीं लगता था। रुचिका ने बिना एक भी सेकंड गवाए कहा, चित्रा एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। चित्रा ने अपना सर थोड़ा सा झुकाया, मुस्कुराने की कोशिश की। रुचिका ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी राइटिंग पसंद है। तुम्हारी राइटिंग में एक फ़्लो है।
चित्रा ने पूछा कि ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़। तो रुचिका ने एक सिप कॉफ़ी लेते हुए कहा, हम तुम्हारी किताब इस साल नहीं छाप रहे, लेकिन एक राइटर है जिसका नाम मैं अभी नहीं बता सकती। अगर तुम उसकी किताब के लिए घोस्ट राइटिंग करो तो बहुत पैसे मिल सकते हैं। तुम आराम से सोच लो, मुझे बता दो। घोस्ट राइटिंग एक टर्म है जो कि किताबों की दुनिया में बहुत चलती है। घोस्ट राइटिंग या कंटेंट राइटिंग, इस स्थिति में जो लेखक किताब लिखता है वो किताब उसके नाम से नहीं छपती, वो किसी और लेखक के लिए किताब लिख रहा होता है, किसी और के नाम से बुक पब्लिश होती है, लेकिन इस एवज में उसे बहुत पैसे मिलते हैं। और हिंदुस्तान में, इंडिया में ये बहुत चलता है, टीवी की दुनिया में तो ये बहुत ही आम है। तो ठीक है, अगर तुम उनकी किताब के लिए घोस्ट राइटिंग करो तो बहुत पैसे मिल सकते हैं। तुम आराम से सोच लो और मुझे बता दो। चित्रा को पैसों की ज़रूरत थी। चित्रा ने भारी मन से हाँ कह दिया। रुचिका ने चित्रा के सामने एक 2 पेज का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने के लिए बढ़ाया, जिसका कुल मतलब इतना था कि अगर चित्रा ने कभी इस राइटर का नाम डिस्क्लोज़ किया तो उस पर भारी पेनल्टी लग जाएगी। चित्रा को एक बहुत बड़ी पॉपुलर लेखिका के लिए लिखना था। चित्रा को यकीन नहीं हुआ कि वो घोस्ट राइटिंग करवाती है। चलने से पहले रुचिरा ने बताया कि अगले हफ्ते में वो उसकी मीटिंग करवा देगी और उसकी कमाई का 10% उसका होगा। रुचिरा अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहती थी। उसको लगता था कि लिटरेरी एजेंट बनकर वो ज़्यादा पैसा कमा सकती है, इसलिए वो चित्रा जैसे लेखकों की तलाश में रहती थी जिनसे घोस्ट राइटिंग करवाया जाए। उधर पिछले 1 साल में सुदीप ने अपने शेयर बेचने के बाद दिन रात एक कर दिया था कि वो अपनी कंपनी खड़ी कर पाए। उसने अपने आप इतना काम ले रखा था कि उसको किसी भी चीज़ की फुर्सत नहीं थी। उसने अपने ईगो पर ले लिया था कि वो अपनी भी कंपनी चला सकता है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी कंपनियों में उसने पैसा लगाया था उनमें से बहुत सी कंपनीज अच्छा कर चुकी थी। सुदीप के मुंबई ऑफिस में सुबह 10 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। मीटिंग में जाने से पहले उसकी सेक्रेटरी ने दिन भर का शेड्यूल उसे बताना शुरू किया। सेक्रेटरी ने पूछा, सर शाम को 6 बजे मीटिंग विद चित्रा लिखा है, इनकी कोई और डिटेल्स मेरे पास नहीं है। सुदीप को अब जाकर ध्यान आया कि आज 10 अक्टूबर है। उसने तुरंत ही चित्रा को फ़ोन मिलाया। चित्रा का फ़ोन उठा नहीं, या यूँ कह लीजिए कि चित्रा ने फ़ोन उठाया नहीं। वो घोस्ट राइटिंग के लिए हाँ बोलकर बहुत परेशान थी, लेकिन पैसों की ज़रूरत ऐसी थी कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। चित्रा अपने घर लौटकर चाय बनाकर अपनी लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट उलट पुलट रही थी। उसके सामने फ़ोन 2 बार पूरा पूरा बजा। वो यही सोचकर फ़ोन नहीं उठाई क्योंकि पिछले 1 साल में वो कुछ नहीं कर पाई। उसको बार बार सुदीप की बात याद आ रही थी। 1 साल में तुम बहुत बड़ी राइटर बन चुकी होंगी, 1 साल में भूल मत जाना। चित्रा को रोना आ गया। इस बीच उसके मकान मालिक का फ़ोन आया कि 2 महीने से उसने किराया नहीं दिया, जल्द से जल्द किराया दे। चित्रा ने गुस्से में सामने रखा चाय का गिलास उठाकर फेंक दिया। फेंकने के बाद याद आया कि घर में कोई बाई तो आती नहीं है, उसे ही साफ़ करना होगा। वो उठकर धीरे धीरे गिलास का एक एक टुकड़ा इकट्ठा करने रखने लगी। ज़िंदगी जब हद से ज़्यादा उलझ जाए तो ऐसे ही टुकड़े टुकड़े करके ही संभलती है। उधर सुदीप का भी मन मीटिंग में नहीं लग रहा था। उसके एक इन्वेस्टर की टीम के कुछ लोग सुदीप को समझा रहे थे कि कैसे उसको कंपनी को आगे ले जाना चाहिए। सुदीप उनकी बहुत सी बातों पर एग्री नहीं कर रहा था। चित्रा ने दिन के करीब 1 बजे सुदीप को कॉल किया। सुदीप ने चित्रा का फ़ोन देखकर अपना बोलना 1 मिनट के लिए रोका और कॉल लेने के लिए मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। वो निकल ही रहा था कि इतने में अभिजात ने इशारे में पूछा, बहुत अर्जेंट है? सुदीप ने इशारे में जवाब दिया कि हाँ, बहुत अर्जेंट है। उसके इस जवाब से अभिजात थोड़ा सा खींचा, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखते हुए वो इन्वेस्टर का ध्यान इधर उधर करने की कोशिश करने लगा। चित्रा के कॉल से सुदीप ने मीटिंग रूम से बाहर निकल कर फ़ोन लिया। तुम कहाँ हो? ठीक तो हो? चित्रा कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, क्या हम मिल सकते हैं? सुदीप को चित्रा के जवाब देने की टोन से समझ में आ गया कि वो परेशान है। उसने कहा कि वो अपने सेक्रेटरी का नंबर भेज रहा है, वो सब कुछ अरेंज कर देगी। सुदीप ने अपनी सेक्रेटरी को मैसेज करके बोला कि चित्रा से बात करके शाम की फ़्लाइट टिकट भेज दे और उसकी बुकिंग का ताज में कर दे। सुदीप अभी मीटिंग में ही था कि दिन के 2 बजे चित्रा का मैसेज आया, सी यू इन इवनिंग, वेलकम टू मुंबई। सुदीप ने जवाब टाइप किया। सुदीप के ऐसे बीच में मीटिंग से उठकर जाने की वजह से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इन्वेस्टर को बुरा लगा, लेकिन उन्होंने उस समय उसके सामने कुछ जताया नहीं। शाम को उन्हें इन्वेस्टर के साथ पार्टी थी, लेकिन सुदीप का पार्टी में जाने का कोई मूड नहीं था। सुदीप के करीबी दोस्त और कंपनी में पार्टनर अभिजात ने उसको समझाया कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है, थोड़ी देर आकर चला जाएगा।
लेकिन सुदीप ने पार्टी में आने के लिए मना कर दिया। सुदीप को वैसे भी उसके काम में होने वाली दखलंदाजी ज़्यादा पसंद नहीं थी। उसको कभी कभी ये लगता था कि वो अपनी ही कंपनी में नौकरी कर रहा है। खैर, अभिजात की बात मानकर वो थोड़ी देर पार्टी में रहा, लेकिन 9 बजते बजते ताज के लिए निकल लिया। जाने से पहले सुदीप की गर्लफ्रेंड और कंपनी की बिजनेस हेड सुनैना ने भी सुदीप को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुदीप को कुछ समझना ही नहीं था। सुदीप के जाने के बाद अभिजात और सुनैना दोनों ही गुस्से में थे, लेकिन वो सुदीप के मूड के आके कुछ नहीं कर सकते थे। जब से सुदीप ने शेयर बेचे थे तब से उसकी ऐसी हरकतें ज़्यादा ही बढ़ गई थी। सुनैना सुदीप की गर्लफ्रेंड है, ये बात बहुत ही कम लोगों को पता थी। सुदीप के कार में बैठते ही सुनैना ने उसको कॉल किया। यार सुदीप, तुम्हें क्या हो जाता है? इन्वेस्टर से बिना मिले तुम्हारे जाना हमारे लिए कितना ऑकवर्ड है। सुदीप ने सुनैना की बात 2-3 मिनट तक सुनी और फिर बोले, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सुनैना ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। जब उसने फ़ोन काटा, अभिजात उसके पास में ही खड़ा था। अभिजात ने सुनैना के कंधे पर हाथ रखा। दोनों मुड़कर इन्वेस्टर और बाकी इंपॉर्टेंट लोगों से ऐसे घुल मिलकर मुस्कुराकर बात करने लगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। कोई सुदीप के बारे में कुछ पूछता तो सुनैना बता देती कि उसकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी। हालांकि उसका ऐसा जल्दी निकल जाना बहुत लोगों को सही नहीं लगा। सुदीप ने इन सब पर कुछ ध्यान नहीं दिया। उसको अपने काम पर भरोसा था। ये भी भरोसा था कि एक दिन जो शेयर उसने बेच दिए हैं वो उनको वापस खरीद लेगा। 10 अक्टूबर 2012, ताज लैंड्स एंड, मुंबई। मुंबई में ताज की खिड़की से देखते हुए सी लिंक से ठीक पहले मोटरसाइकिल पर टेक लगाए जोड़े दिखते हैं। उनके ठीक पीछे समंदर और समंदर के दूसरी तरफ साउथ मुंबई दिखता है। वो जोड़े एक दूसरे को तमाम तरह से छू कर देख रहे होते हैं, जैसे बच्चा गिर जाए तो माँ टटोल कर देखती है कि कहीं ज़्यादा तो नहीं लगी। मुंबई की सबसे अच्छी बात समुंदर नहीं, ये जोड़े हैं। कभी ना कभी मुंबई में रहने वाला हर शख्स मुंबई का बेचैन समुंदर होना चाहता है, जिसके पास बस इतनी जगह हो कि 2 लोग आकर जी भर सुस्ता सकें। होटल पहुंचते पहुंचते सुदीप को रात के करीब 10 बज गए। चित्रा शाम 7 बजे से होटल रूम में थी। वो टहल कर शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर चक्कर लगाई थी। सुदीप ने मुंबई में घर नहीं लिया था। उसको घर लेकर रहने में अजीब सी बेचैनी होती थी। उसके नाम से एक कमरा हमेशा ताज में बुक रहता था। सुदीप के कमरे में घुसते ही चित्रा ने उसको गले लगा लिया। चित्रा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो रो रही थी। सुदीप ने उसको सामने बिठाया और एक भी बात चुप होने के लिए नहीं कहा। यार, कुछ भी सही नहीं हो रहा। मेरी किताब कभी नहीं आ पाएगी। कभी कभी मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने अपने पति को छोड़ा ही क्यों। आई एम अ फेल्योर सुदीप। सुदीप चाहता तो बहुत कुछ समझा सकता था, लेकिन उसने चित्रा को कुछ नहीं समझाया। चित्रा थोड़ी देर बाद चुप हो गई। उस शाम चित्रा को बस कोई ऐसा चाहिए था जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, बस उसको सुन पाए। सुन पाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लोग बीच में समझाने लगते हैं, उससे ही सब बात खराब हो जाती है। कुछ देर बाद सुदीप ने वही सामने फ्रिज से शराब की छोटी बोतल निकाली। एक एक पैक बनाया। पैक पीने के बाद उसने चित्रा से बाहर टहलने चलने के लिए पूछा। दोनों बैंड स्टैंड पर आकर टहलने लगे। अक्टूबर के हिसाब से मौसम सही था। चित्रा अब कुछ हल्का महसूस कर रही थी। तुम बताओ, काम कैसा चल रहा है? सुनैना से शादी कब कर रहे हो? सुदीप अपने काम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। शादी का तो अभी कोई प्लान नहीं है। सुनैना कैसी है? उसको पता है कि तुम यहाँ हो? चित्रा अभी ये बोल ही रही थी कि इतने में सुनैना का फ़ोन आया। सुदीप को अब फ़ोन पिक करने का मन नहीं था। चित्रा के बोलने पर उसने फ़ोन उठाया। सुनैना का सुदीप से लड़ने का मूड था। वो पार्टी से निकलकर मिलने आने वाली थी। सुदीप ने उसको समझाया कि उसका अभी किसी से मिलने का कोई मूड नहीं है। सुनैना फ़ोन रखना नहीं चाहती थी, लेकिन सुदीप को बात करनी ही नहीं थी। सुनैना के बार बार बात करने की कोशिश के बावजूद भी सुदीप ने बस यही कहा कि कल सुबह बात करते हैं। सही से बात क्यों नहीं कर रही तुमने उससे? ऐसे ही मेरा मन नहीं था। उसको पता है तुम मेरे साथ हो? नहीं, क्यों? उसको बताना था, क्या पता वो गलत समझे। इस बात का सुदीप ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अब जाकर उसका ध्यान उसके नए लुक पर गया। उसने चित्रा के बाल छूकर उसके सर को सहला दिया। अब बोला, अच्छे तो थे, कटवा क्यों दिए? बाल ट्रिम करवाकर बहुत हल्का लगा। ऐसा लगा कि सर से कोई बोझ उतर गया, आज़ादी मिल गई हो। तुम और तुम्हारे फंडे। सुदीप ने जेब से सिगरेट निकाली और पीने लगा। वो दोनों वहीं ठहरकर थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। लोग शाहरुख खान के घर के बाहर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। वहाँ शायद कोई पार्टी थी।